वेरी वॉर्म वेलकम टू द बून ऑफ डीबीएमएस। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांजेक्शन्स के बारे में। हम ये भी देखेंगे ट्रांजेक्शन्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो एसिड प्रॉपर्टीज़ है, वो हम देखने वाले हैं। हम ये भी देखेंगे कॉन्करेंसी कंट्रोल और कॉन्करेंसीज के बारे में हम जानेंगे। डेडलॉक कैसे आता है, सीलेबिलिटी क्या होती है, सीलेजिबिलिटी जो होती है वो चीज़ क्या कंसेप्ट है उसका। तो बिना किसी टाइम को खराब करे चलिए जब करते हैं हमारे बून ऑफ डीबीएमएस के एपिसोड नंबर 4 में। तो अब हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर जो हम हमेशा आते हैं। और इससे पहले अगर ये डिस्कशन करें हम ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ का, फटाफट से एक बार देखते हैं ट्रांजैक्शंस होते हैं क्या। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होता है, दे आर द सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस। इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ टास्क, यानी लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया हुआ है कि अगर किसी अकाउंट बैलेंस में मेरे को जैसे एक बंदे से जैसे एक्स अकाउंट में से 800 रुपये ट्रांसफर करना है वाई अकाउंट को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या सीन होगा वो अपन देखते हैं। अगर मैं इस कंसेप्ट में बात करूं तो देखो यहाँ पर क्या सीन होने वाला है। तो देखो सबसे पहले क्या है, मेरे को एक्स के अकाउंट से वाई के अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर करने हैं, मेरे को यहाँ पर 800 रुपये का ट्रांजेक्शन करना है। तो अब जो अपन ये बोलते हैं ना ट्रांजेक्शन, मतलब जो ऑपरेशन, जो ग्रुप ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं, ठीक है, मतलब आप जो भी किसी भी डेटाबेस के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म करो एक तरीके से ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस व्हिच यू परफॉर्म इन अ डेटाबेस इज नथिंग बट योर ट्रांजेक्शंस। समझ में आ गई बात। जैसे अगर मैं 800 रुपये एक्स के अकाउंट से वाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो कैसे ये चीज़ होगी देखते हैं। पहले मैंने अकाउंट खोला, ठीक है, फिर मैंने देखा कि ओल्ड बैलेंस जो था, ठीक है, ओल्ड बैलेंस के बराबर किया जो अभी का बैलेंस है उसको। फिर जो न्यू बैलेंस है वो कैसे निकलेगा, ओल्ड बैलेंस में से 800 रुपये माइनस, क्योंकि एक्स को देना है वाई को तो उसके अकाउंट में से 800 रुपये चले जाएंगे। तो इसमें से देखो 800 रुपये जा चुके हैं और जो एक्स बैलेंस यानी इसका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, न्यू बैलेंस के बराबर 800 रुपये माइनस करने के बाद, और मैंने अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो ये क्या चीज़ हुई, ये एक ट्रांजेक्शन हुआ। ये जो प्रोसीजर्स थे सारे, ये इसको अपन कंबाइनली क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन। इसको कंबाइनली अपन बोलेंगे ट्रांजेक्शन। सिमिलरली वाई में क्या हुआ, उसका अकाउंट खुला, ओल्ड बैलेंस जो था वाई डॉट बैलेंस के बराबर हुआ, जो न्यू बैलेंस था उसमें 800 रुपये जुड़े और जो उसका बैलेंस था वो न्यू बैलेंस के बराबर हो गया और हमने ट्रांजेक्शन्स बंद कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। तो ये पूरा क्या हो गया, एक ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये जो सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस आपने देखे, यही आपका ट्रांजेक्शन है। तो जो लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस जो होते हैं, इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन, ठीक है, ये आपका ट्रांजेक्शन होता है। तो आई थिंक ये समझ गया। ऑपरेशन क्या क्या होते हैं ट्रांजेक्शन पे। तो पहला होता है रीड ऑपरेशन, जो कि क्या काम आता है, वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीड एक्स। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू ऑफ एक्स को क्या करने के काम आएगा, रीड करने के काम आएगा। किसके अंदर में से, डेटाबेस के अंदर से, और उसको कहाँ स्टोर कर देगा, बफर के अंदर, मेन मेमोरी के बफर के अंदर। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो रीड एट्रीब्यूट है रीड एक्स, ये क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये आपका जो भी आप ये समझ सकते हो जो डेटाबेस है उसके अंदर से एक्स की वैल्यू को रीड कर रहा है और उसको मेमोरी में स्टोर कर रहा है। राइट एक्स क्या कर रहा है, राइट एक्स बेसिकली क्या कर रहा है, डेटाबेस के अंदर जो एक्स है वो वैल्यू लिख रहा है, ठीक है, डेटाबेस के अंदर ये वैल्यू लिख रहा है और उसको मेन मेमोरी के अंदर बफर कर रहा है, ठीक है। पहले बफर में से उसने वैल्यू ली, उसको चेंज किया या अपनी नई वैल्यू लिखी और उसको बफर में वापस डाल दी। समझ में आ गया। रीड क्या कर रहा था, रीड तो भाई बफर में से रीड कर रहा है। देखो ये इसने कुछ भी नहीं किया, एक्स की वैल्यू को रीड किया और उसको स्टोर किस में कर दिया, बफर मेमोरी में। राइट क्या कर रहा है, राइट अपना क्या कर रहा है, राइट ऑपरेशन काम आता है कि भाई जो वैल्यू डेटाबेस के अंदर है उसको चेंज करना। तो ये क्या करता है, जो वैल्यू डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको या तो चेंज कर देगा या नई वैल्यू को लिखेगा डेटाबेस के अंदर और उसको बफर के अंदर स्टोर कर देगा। उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे, अगर पहले से वैल्यू होगी उसको चेंज करोगे तो डेटाबेस के अंदर चेंज करोगे तो बफर में भी चेंज होगा, और अगर आप नहीं करके नई वैल्यू डालते तो उसको वो बफर में जाके स्टोर कर देगा। ये कौन काम करेगा, राइट एक्स काम करेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये आर एक्स मतलब रीड कर रहा है एक्स की वैल्यू, और यहाँ पर ये राइट ऑपरेशन कर रहा है। देखो एक्स की वैल्यू उसने -500 करी और नई वैल्यू को, जो नई वैल्यू आ रही है एक्स की, उसको राइट कर दिया। यानी पहले जो एक्स की वैल्यू थी उसको चेंज करके उस राइट कर दिया एक्स, यानी जो नई वैल्यू है वो उसने वो वहाँ पर राइट कर दी। समझ में आ गई ये बात। कमिट क्या करता है, कमिट क्या काम आता है, कमिट वो ऑपरेशन है जो कि आपके वर्क को परमानेंटली सेव कर देता है, ठीक है, ये कमिट का काम होता है। रोल बैक क्या करता है,
इट इज़ यूज टू अंडू द वर्क डन। जो वर्क डन है उसको अंडू करने में काम आता है। अगर डेटाबेस में मिस्टेक हो गई है तो उसको अंडू करने में, रोल बैक करने में, चेंजेस में काम आता है। बिकॉज अगर आपके गलती से किसी के पैसे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए तो उसको वो रोल बैक करने के लिए काम आता है। जो ATM या बैंक्स जो रोल बैक कर लेती है ट्रांजेक्शन को वापस, उसके लिए काम आता है। और कमिट क्या काम आता है? कमिट बेसिकली काम आता है कि भाई मैंने को अब कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा फाइनलाइज्ड वर्क है और आप इसको परमानेंटली सेव कर दो, तब आप कमिट का इस्तेमाल करते हो। तो रीड, राइट, कमिट और रोल बैक का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। और अब अपन चलते हैं हमारे ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जिसको अपन एसिड प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। तो बिना किसी टाइम को खराब करे आ जाता हूँ मैं भी, मेरे जाता हूँ नर्ड की आवाज़ सुनो। और ठीक है, अब जो साल आने वाला है मार्वल मूवीज़ के लिए भी बहुत तगड़ा आने वाला है, तो मज़ा आने वाला है। चलते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ वापस नर्क में, और यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी क्या काम आता है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ यूज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज़ का। अगर एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है और एक ट्रांजेक्शन खत्म हुआ है और उसके बीच में जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का काम होता है डेटाबेस के अंदर बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन, वो होता है ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज़ का। इसकी मुख्य आधार पर 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। एसिड, ए स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, जिसका मतलब क्या है? या तो सारे सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, या तो सारे ट्रांजेक्शन्स एक साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे, यानी सारे ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल होना पड़ेगा, या कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर जैसे ATM की बात करूं तो अगर आपने अपने दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफर करे, अगर यहाँ पर एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाए तो क्या होगा? आपके अकाउंट में से पैसे कट गए, आपके दोस्त के अकाउंट में आए नहीं। एटॉमिसिटी के टाइम में क्या होगा? या तो यहाँ से पैसे कटेंगे और वहाँ पर आ गए, यानी दोनों ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई, या दोनों ही नहीं होगी, वो वहाँ पर अबॉर्ट कर देगा उस चीज़ को। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? इट एंश्योर्स ब्रिंगिंग डेटाबेस फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनदर कंसिस्टेंट स्टेट। ठीक है, यानी डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट में, क्या वो आ रहा है डेटाबेस या नहीं आ रहा है ट्रांजेक्शन होने के बाद या ट्रांजेक्शन होने से पहले, वो कंसिस्टेंसी देखता है। आइसोलेशन क्या करता है? हर ट्रांजेक्शन अपने आप में आइसोलेट हो, वो कौन देखता है? आइसोलेशन। यानी हर ट्रांजेक्शन एक बार में एक ही ट्रांजेक्शन आइसोलेटली काम कर रहे हो, ऐसा नहीं हो कि एक ट्रांजेक्शन में किसी दूसरी वैल्यू को आपने फालतू में इंट्रोड्यूस कर लिया, यानी एक बार में एक ट्रांजेक्शन आइसोलेटेडली अपना काम कर सके। ठीक है, एंश्योर दैट ट्रांजेक्शन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन, दूसरे ट्रांजेक्शन से ये ट्रांजेक्शन आइसोलेटेड हो। ड्यूरेबिलिटी क्या चीज़ होती है? ड्यूरेबिलिटी मतलब एक ट्रांजेक्शन अगर कमिट हो जाता है, इफ वन ट्रांजेक्शन इज कमिटेड, इट मीन्स इट विल रिमेन सो इवन इन द इवेंट ऑफ एरर, पावर लॉस, कुछ भी हो जाता है। अगर एक बार उसने कमिट कर दिया कि भाई ये ट्रांजेक्शन मैंने कमिट कर दिया है, तो ड्यूरेबिलिटी ये कैसे शो करता है कि अगर मेरा उसके बाद पावर लॉस भी हो जाता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा डेटा एक बार कमिट हो चुका है, वो स्टोर हो चुका है। समझ में आ गया? तो एटॉमिसिटी क्या बताती है? आइदर ऑल सक्सेसफुल होंगे या कोई भी सक्सेसफुल नहीं होगा। कंसिस्टेंसी आपको क्या बताती है? बताती है कि भाई अगर एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन होने से पहले और ट्रांजेक्शन होने के बाद डेटाबेस को लेके जाने में मदद करता है। आइसोलेशन क्या करता है? एंश्योर्स दैट ट्रांजेक्शन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन, यानी एक बार में एक ट्रांजेक्शन हो, एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन से बिल्कुल आइसोलेटेडली काम करे। और ड्यूरेबिलिटी क्या चेक करता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को कमिट कर दिया है, किसी भी चीज़ को कमिट कर दिया है तो वो वही रहेगा। अब अगर उसको कमिट कर दिया है तो वो वही रहेगा, या डेटाबेस में कोई भी आप ये समझ सकते हो, अगर कुछ भी इवेंट हो जाए, पावर लॉस हो जाए, कुछ भी हो गया, वो रहेगा वही का वही जिसमें वो आपने कमिट किया है। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं एटॉमिसिटी के बारे में। ठीक है, तो एटॉमिसिटी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑपरेशन टेक प्लेस एट वंस इफ नॉट ट्रांजेक्शन इज अबॉर्टेड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ आपके पैसे कट गए, वहाँ पर आए नहीं, तो ये एक साथ हो ही नहीं रहा है। एक जगह तो पैसे कट गए, एक जगह ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा? अगर एसिड प्रॉपर्टीज़ को ट्रांजेक्शन फॉलो करता है तो वो क्या होगा? सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन ही अबॉर्ट हो जाएगा। अगर ये ट्रांजेक्शन में दोनों ट्रांजेक्शन अगर एक साथ नहीं हो रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन ही अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई मिडवे नहीं होता, और ऐसा कुछ नहीं है कि आधा ट्रांजेक्शन हो जाए आधा बाद में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। या तो एक बार में ट्रांजेक्शन होगा या एक भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, अबॉर्ट और कमिट। अबॉर्ट यानी जितने भी चेंजेस बने हैं वो विजिबल ही नहीं होंगे। अबॉर्ट हो गया यानी ट्रांजेक्शन रुक गया वहीं पर ही। कमिट यानी क्या हो गया? ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और उसने चेंजेस को भी कमिट कर दिया, यानी जो भी चेंजेस अब आपको विजिबल है। अबॉर्ट में चेंजेस विजिबल नहीं होंगे, कमिट में आपको चेंजेस विजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। एसिड के अंदर जो दूसरा सी, कंसिस्टेंसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स आर मेंटेन सो दैट डेटाबेस इज कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर। यानी इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स जो है, जिसकी हमने शुरुआत में बात करी थी, डोमेन कंस्टेंट्स के बारे में हमने बात करी थी, की कंस्टेंट्स के बारे में, जो इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, अगर वो सारे प्रॉपर्ली डेटाबेस में मेंटेन्ड है आफ्टर और बिफोर ट्रांजेक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि वो डेटाबेस कंसिस्टेंट है और वो कंसिस्टेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन कभी भी होगा तो वो डेटाबेस को
किस में छोड़ना चाहिए, एक स्टेबल स्टेट से या तो वो नई स्टेबल स्टेट में छोड़ना चाहिए या वो स्टेबल स्टेट को मेंटेन रखना चाहिए। यानी अगर मैंने ट्रांजैक्शन कर दिया किसी भी डेटाबेस में तो अब उस डेटाबेस की जो स्टेट है या तो वो स्टेबल होनी चाहिए या तो वही पुरानी न्यू स्टेबल स्टेट होनी चाहिए या न्यू स्टेबल स्टेट में होना चाहिए, स्टेट स्टेबल होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ हमेशा अपन को ध्यान रखनी है, तो वो कंसिस्टेंस होगा। और तीसरा क्या कि जो अपन को जो डेटाबेस है एक कंसिस्टेंसी से दूसरे कंसिस्टेंटी स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर मेरा डेटाबेस एक कंसिस्टेंसी से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट में जा रहा है या एक स्टेबल स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, न्यू स्टेबल स्टेट में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी जो बात है वो क्या है कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को प्रॉपरली वो फॉलो करना चाहिए। ट्रांजैक्शन के बाद भी, ट्रांजैक्शन से पहले भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को वो क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए उस डेटाबेस के अंदर। अब बात करते हैं एसिड के आई की, जो कि है आपका आइसोलेशन, जिसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, डेटा विच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी जब हम एट द टाइम ऑफ किसी भी ट्रांजैक्शन को होते समय जो डेटा अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपन दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते तब तक जब तक वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो जाए। अगर मैंने T1 के लिए, सपोज एक T1 एक ट्रांजैक्शन है और वो X डेटा को यूज कर रहा है, ठीक है, अगर एक T1 मेरा ट्रांजैक्शन है और X डेटा को यूज कर रहा है और अगर कोई T2 ट्रांजैक्शन आ गया तो वो X डेटा को तभी यूज कर सकता है जब एक बार मेरा T1 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। समझ गए, बहुत इजी था, पॉइंट था, समझ गए होंगे। कॉन्करेंसी कंट्रोल, ठीक है, ये बेसिकली आइसोलेशन प्रॉपर्टी से क्या होता है, कॉन्करेंसी कंट्रोल सब सिस्टम ऑफ डीबीएमएस है जो कि आइसोलेशन प्रॉपर्टी को क्या करता है, एनफोर्स करता है। एक एग्जांपल है कि भाई ऐसा कौन सा डीबीएमएस स्ट्रक्चर है जो आइसोलेशन प्रॉपर्टी को एनफोर्स करता है, तो कॉन्करेंसी कंट्रोल सब सिस्टम जो है वो डीबीएमएस का एक ऐसा पार्ट है जो कि क्या एनफोर्स करता है, आइसोलेशन प्रॉपर्टी को। यानी कॉन्करेंसी कंट्रोल सब सिस्टम डीबीएमएस का ऐसा पार्ट है जो कि आइसोलेशन प्रॉपर्टी को एनफोर्स करता है। और इसका मतलब क्या है कि जब तक मेरा एक डेटा को अगर एक ट्रांजैक्शन यूज कर रहा है तो वो वापस दूसरा ट्रांजैक्शन उस डेटा को तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक उसका पहले वाले का ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो जाता है। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस, कि भाई अगर मेरा कंसिस्टेंट स्टेट में डेटाबेस है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। जैसे मैंने अपने ऊपर भी ड्यूरेबिलिटी की बात करी थी, ठीक है। ट्रांजैक्शन मेड द परमानेंट चेंजेस, ठीक है, यानी अगर एक बार उसको कमिट कर दिया तो नो मैटर कितना भी पावर लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जो परमानेंट चेंजेस हो चुके हैं वो सिस्टम फेलियर वगैरह किसी से भी वो उड़ नहीं सकते, अब वो परमानेंट चेंज हो चुके हैं। तो ड्यूरेबिलिटी मतलब अगर एक बार आपने ऐसा चेंज कर दिया है तो अब उसको वापस आप रिवर्ट नहीं कर सकते अगर आपने उसको कमिट कर दिया, अनलेस कि आपके पास बैकअप हो उसका। समझ में आ गई मेरी बात। तो दीज परमानेंट चेंजेस कैन नॉट बी रोल बैक बाय द कैन नॉट बी रिमूव्ड, ठीक है, बेसिकली कैन नॉट बी डिलीटेड या रिमूव्ड बाय सिस्टम फेलियर व्हेन ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, डेटाबेस रीचेस अ कंसिस्टेंट स्टेट एंड दिस स्टेट कैन नॉट बी लॉस्ट इवन बाय सिस्टम फेलियर। यानी जब भी एक बार ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है तो जो आपका डेटाबेस होता है वो कंसिस्टेंट स्टेट में आ जाता है और नो मैटर आपका पावर चली जाए, कुछ भी हो जाए, डेटाबेस को कुछ भी हार्म हो जाए, बट वो अगर एक कंसिस्टेंट स्टेट में जा चुका है तो वहाँ पर डेटा का कभी लॉस नहीं होगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, रिकवरी सिस्टम ऑफ डीबीएमएस। रिकवरी सिस्टम ऑफ डीबीएमएस होता है, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी की। और जो अपन ने ऊपर कॉन्करेंसी कंट्रोल सब सिस्टम देखा उसके पास किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आइसोलेशन प्रॉपर्टी की। तो ये अपन ने बात कर ली एसिड प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आगे आते हैं स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के क्या क्या स्टेट हो सकते हैं कि भाई पहले मेरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, बिगिन हुआ, वहाँ से एक्टिव स्टेट में गया। अब एक्टिव स्टेट से वो दो रास्तों पे जा सकता है। पहला तो जा सकता है वो पार्शियली कमिटेड और फेल्ड। अगर वो पार्शियली कमिटेड पे जा सकता है तो वो हो सकता है पार्शियली कमिटेड होने के बाद या तो फेल हो जाए या आगे जाके कमिट हो जाए। अगर वो कमिट हो जाता है तो कमिट होने के बाद तो 100% ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, और अगर वो फेल भी हो जाता है तो वो उस ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देगा और उसको एंड तक लेके चला जाएगा। अब इन स्टेट्स का क्या मतलब है वो एक एक करके देखते हैं। पहला एक्टिव स्टेट, ठीक है। एक्टिव स्टेट क्या बताती है कि इस स्टेट के अंदर अपना ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे इंसर्शन, डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड, ये जितना भी है, यानी ये वो स्टेट है जहां पर अपना ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हो रहा होता है। पार्शियली कमिटेड स्टेट मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड फाइनल ऑपरेशन, यानी जो फाइनल ऑपरेशन करते हैं ना अपन, वो यहाँ पर होता है। जैसे आप ये मान सकते हो कि अभी देखो एक्टिव स्टेट में अपन ने क्या किया, ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया। पार्शियली कमिटेड के अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, जो कि एक्टिव स्टेट से होता आ रहा है, वो अपने फाइनल ऑपरेशन के ऊपर होता है, लेकिन इसके अंदर भी डेटा को भी कहीं पे भी स्टोर नहीं किया गया है, ठीक है। कमिटेड के अंदर क्या होता है, कमिटेड के अंदर आपका ट्रांजैक्शन अब पूरा हो चुका है और अब डेटा को कमिट कर दिया गया है, और इस जगह पे क्या होता है, एक्चुअली में आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है डेटाबेस में। यानी एक्टिव स्टेट कौन सी स्टेट है, ये वो स्टेट है, ट्रांजैक्शन की सबसे पहली स्टेट है जहां पर एक्चुअली में ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। पार्शियली कमिटेड वो स्टेट है जहां पर
आपका जो ट्रांजेक्शन है वो फाइनल ऑपरेशन को अपने एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और यहाँ पर भी अभी डेटा कहीं पे भी स्टोर नहीं होता, बट कमिटेड के अंदर क्या होता है, ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाता है और डेटा को प्रॉपर्ली स्टोर कर दिया जाता है डेटा बेसिस के अंदर, ठीक है। तो ये कमिटेड होता है। अब बात करते हैं दो और स्टेट्स जो कि अपनी फेल स्टेट। फेल स्टेट बेसिकली क्या करता है, ये चेक करता है, ठीक है। ये चेक क्या करता है, ये चीज़ चेक करता है कि जो भी डेटाबेस ने चेंजेस किए हैं, कि एनी चेंजेस मेड इट बाय डेटाबेस, ठीक है, अगर उसमें से कोई भी मतलब आप ये समझ सकते हो, अगर वो जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, ट्रांजेक्शन में अगर कोई भी एक फेलियर आ जाता है, ठीक है, या आप ये मान सकते हो अगर आपने डेटाबेस में ट्रांजेक्शन, सपोज आपने एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिया और उसके बाद अगर कोई फेलियर आ जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, उस ट्रांजेक्शन कौन सी स्टेट में, फेल स्टेट में। ट्रांजेक्शन होने के बाद अगर आपका सिस्टम कोई भी फेलियर शो करता है, ठीक है, या सिस्टम फेल हो जाता है, तो उसको हम फेल स्टेट बोलते हैं। जैसे अगर टोटल मार्क्स की कैलकुलेशन करनी है, तो आपका जो डेटाबेस है वो ट्रांजेक्शन पूरी होने के बाद भी वो क्या नहीं कर पा रहा है, कोई क्वेरी को फायर ही नहीं कर पा रहा है। अगर उसको मार्क्स चाहिए टोटल मार्क्स कैलकुलेशन में और मार्क्स ही नहीं दिखा रहा है ट्रांजेक्शन होने के बाद भी, तो उस ट्रांजेक्शन की स्टेट को अपन फेल स्टेट बोलेंगे। यानी ये वो स्टेट है जहाँ डेटाबेस के अंदर चेंज करने के बाद भी आपका सिस्टम फेल हो जाता है। डेटाबेस में चेंजेस करने के बाद, ट्रांजेक्शन करने के बाद भी अगर आपका सिस्टम फेल हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं फेल्ड स्टेट। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेट के ऊपर, जो कि अबॉर्ट स्टेट। अबॉर्ट स्टेट मतलब क्या है कि मेरा ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हुआ अभी तक, और उससे पहले ही अगर कोई फेलियर आ जाता है ट्रांजेक्शन में, अगर ट्रांजेक्शन में कुछ भी फेल है, जैसे अगर यहाँ अकाउंट में, जैसे मेरे को मेरे दोस्त को पैसे ट्रांसफर देना है, तो अगर मैं यहाँ से 5,000 रुपये का ट्रांसफ़र करता हूँ मेरे दोस्त के अकाउंट के अंदर, तो अगर मेरे यहाँ से तो पैसे कट गए, बट दो बीच के अंदर जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें मेरे पैसे फेल हो गया, वो बीच में ट्रांजेक्शन फेल हो गया, बट यहाँ से कट गया, तो अब क्या होगा, अब अपन इस ट्रांजेक्शन को स्टेट में बोलेंगे जो कि होगी अबॉर्टेड स्टेट। यानी फाइनल स्टेट तक पहुंचने से पहले ही मेरा क्या हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है बीच में कहीं, तो वो अबॉर्टेड स्टेट हो जाती है। और इसके बाद दो ऑप्शन रहते हैं, या तो रोल बैक कर दिया जाए, ठीक है, या ट्रांजेक्शन को उसी स्टेट से वापस स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है, यही अपने पास ऑप्शन रहते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ अबॉर्ट के बाद दो ऑप्शन ही है कि भाई या तो ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर दो या ट्रांजेक्शन को खत्म कर दो, ठीक है। तो अबॉर्ट लेकिन होता क्यों है, ये तब होता है जब आपकी ट्रांजेक्शन क्या होती है, फाइनल स्टेट तक पहुँचने से पहले ही कई जगह पे फेल हो जाती है, और उस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को अपन, जो आपका डेटाबेस रिकवरी सिस्टम होता है पूरा का पूरा, उसको क्या कर देता है, अबॉर्ट कर देता है। अबॉर्ट होने के बाद किसी भी ट्रांजेक्शन के पास केवल दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो वो ट्रांजेक्शन को रीस्टार्ट कर दे या उस ट्रांजेक्शन को किल कर दे। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल क्या होता है, देखो अब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, एक आपको पता है कि अगर बड़े डेटाबेस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती होगी। तो शेड्यूल एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम वन ट्रांजेक्शन्स टू अनदर। एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन तक जितना भी वो हो रहा है कि भाई एक के बाद कौन से ट्रांजेक्शन इन द लाइन हो रहे हैं, इन द रो हो रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं शेड्यूल। यानी इट इज बेसिकली इट्स नथिंग बट अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम वन ट्रांजेक्शन टू अदर। शेड्यूल किस लिए काम आता है, ये काम आता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस बताने के लिए, कि भाई आपको बेसिकली एक ट्रांजेक्शन को एक ऑर्डर देने के लिए काम आता है। इट इज यूज टू प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन इन एन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन का ऑर्डर फॉलो हो, उसके लिए शेड्यूल काम आता है। तो शेड्यूल इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम वन ट्रांजेक्शन टू अनदर, एंड सेकंड थिंग इट इज यूज टू प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन इन एन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। यानी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के अंदर आप ये मान सकते हो कि भाई कितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन बड़ी कंपनी में एक साथ चलती है, तो उसका जो ऑर्डर होता है वो कौन डिसाइड करता है, शेड्यूल। तो शेड्यूल इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम वन ट्रांजेक्शन टू अनदर। जितने भी सीरीज ऑफ ऑपरेशन होते हैं वो बेसिकली आप ये मान सकते हो शेड्यूल कहलाता है। ये एक ऑर्डर मेंटेन करता है कि किसके बाद कौन सी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ शेड्यूल में बात की जाए तो पहला शेड्यूल आपका होता है सीरियल शेड्यूल। इसका अंदर क्या है, मैं अगर आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बताऊं तो सीरियल शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि अगर एक ट्रांजेक्शन पूरी हो रही है मेरी, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ शेड्यूल वेयर वन ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली, ठीक है, एक बिफोर स्टार्टिंग अनदर ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रांजेक्शन का पहले कंप्लीट होना जरूरी है दूसरे ट्रांजेक्शन का स्टार्ट होने से पहले। अगर आप एक ट्रांजेक्शन चल रही है और उसके बीच में आप दूसरी डालोगे तो वो सीरियल शेड्यूल नहीं होगा। वो सीरियल शेड्यूल कब होगा, वो सीरियल शेड्यूल तब होगा जब मेरी एक ट्रांजेक्शन पूरी हो जाए और उसके बाद ही नई ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो, तो वो सीरियल शेड्यूल कहलाता है। नॉन सीरियल शेड्यूल क्या है, इसके अंदर आप ये मान सकते हो कि इंटरवीन ऑफ ऑपरेशन इज अलाउड। इसका मतलब क्या है, एक साथ आप दो ट्रांजेक्शन्स को लेके चल सकते हो। इसमें ऐसी कोई कंपल्सरी नहीं है कि मेरी एक ट्रांजेक्शन पूरी हो जब दूसरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो दिक्कतें आती है वो सीरियल शेड्यूल में ही आती है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। यानी इसमें क्या हो रहा है, इंटरलिविंग ऑफ ऑपरेशंस, मतलब क्या है कि ऑपरेशंस का इंटरकनेक्शन हो गया। मतलब ये मान सकते हो ऑपरेशंस एक साथ हो सकते हैं, ठीक है।
जो सीरियल शेड्यूल था उसमें ये अलाउड इसीलिए नहीं था भाई, क्योंकि अपन ने खुद ही चीज़ बोल दी कि जब एक बार मेरा ट्रांजेक्शन पूरा होगा उसके बाद ही दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा, तो वो बात ही नहीं रही फिर। तो समझ में आ गई मेरी बात। और दूसरी तरफ जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल है, आप इसके अंदर ये मान सकते हो कि नॉन सीरियल शेड्यूल के अंदर जब तक मेरा आप ये मान सकते हो कि भाई एक साथ मैं 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन या एक के साथ 2 ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट सीरियल शेड्यूल में एक साथ आप 2 ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, जब तक एक ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हो आपको वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल के बारे में। तो ये बेसिकली क्या काम आता है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल ये पता लगाने के लिए काम आता है कि जो भी मैंने शेड्यूल बनाया है क्या वो सीरियल है या नहीं है। बस ये चीज़ आप ध्यान रख लो। सीरियलाइजेबल शेड्यूल मतलब ये पता लगाने के लिए काम आता है कि जो शेड्यूल आपने बनाया है, ठीक है, अब वो दिखने में तो आपको लगेगा कि वो पैरेलल शेड्यूल है, यानी एक साथ ट्रांजेक्शन्स पैरेलली चल रही है, बट सीरियलाइज शेड्यूल क्या काम आता है कि वो जो ट्रांजेक्शन की टेबल बनी है क्या वो सीरियल शेड्यूल को फॉलो करता है, क्या उसमें से कोई सीरियल शेड्यूल पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इट इज़ यूज टू फाइंड नॉन सीरियल शेड्यूल्स दैट अलाउ द ट्रांजेक्शन टू एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली विदाउट इंटरफेरिंग विद ईच अदर। यानी ये किस लिए काम आता है, ये काम आता है सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल को फाइंड आउट करने के लिए। इट आइडेंटिफाइज विच शेड्यूल्स आर करेक्ट व्हेन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन हैव इंटरव्यूइंग ऑफ देयर ऑपरेशन। ये क्या काम आता है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल इसलिए काम आता है, ये पता लगाता है कि सीरियल शेड्यूल कौन सा है और नॉन सीरियल शेड्यूल कौन सा है। तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल आप ये मान सकते हो ये पता लगाने के लिए काम आता है कि कौन सा शेड्यूल सीरियल है और कौन सा शेड्यूल सीरियल नहीं है। समझ में आ गया। और सीरियल शेड्यूल तो हमको पता है जब एक ट्रांजेक्शन पूरी हो जाए तभी आप दूसरी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। और नॉन सीरियल शेड्यूल में आप एक के साथ दूसरे इंटरलीविंग ऑफ ऑपरेशन जो है वो अलाउड है। इसका मतलब जो ऑपरेशन है वो एक साथ आप कर सकते हो, एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सीरियलाइजेबल शेड्यूल ये पता लगाने के लिए काम आता है कि कौन सा शेड्यूल एक्चुअली में नॉन सीरियल शेड्यूल है या सीरियल शेड्यूल है। समझ में आ गई ये चीज़। अब आ जाते हैं कि भाई सीरियलाइजेबिलिटी की टेस्टिंग कैसे होती है। अब देखो यहाँ पर खेल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीरियलाइजेशन का ग्राफ यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब जो इसके लिए ग्राफ बनता है, किसी भी शेड्यूल के लिए जो अपन ग्राफ बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ। तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। जैसे आपको क्या याद रखना है, जैसे यहाँ पर राइट ए लिखा हुआ है, जैसे देखो यहाँ आप कैसे ग्राफ बनाओगे, अभी देखो अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाते, नॉर्मल देखते हैं, ठीक है। कैसे आप ग्राफ बनाओगे, जैसे यहाँ पर एक मेरे पास शेड्यूल दिया हुआ है, इसका आप ग्राफ कैसे बनाओगे। जैसे सबसे पहले किसका ऑपरेशन हो रहा है, T1 का पहला रीड का ऑपरेशन हुआ, तो मैंने यहाँ पर पहले T1 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो T2 का ऑपरेशन हुआ, मैंने T2 लिख दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहला ऑपरेशन किसका हो रहा है, T1 हो रहा है, उसके बाद T2 का हो रहा है। देखो आपको दिख रहा है ना, पहले T1 हो रहा है, फिर T2 के ऑपरेशन हो रहे हैं, फिर वापस T1 हो रहा है। तो पहले T1 हो गया, फिर T2 होगा, फिर क्या होगा, T2 के बाद वापस T1 होगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, इस तरीके से इसका मैंने प्रेसिडेंस ग्राफ बना दिया। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ढंग से, पहला T2 हो रहा है, उसके बाद T1 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग क्या चीज़ हुई, क्या मतलब यहाँ ऐसी टेस्टिंग अपन ने क्या ली, तो देखो सुनो मेरी बात। अब जो अपन आगे देखने वाले हैं ना, उसमें हम प्रॉपर्ली देखेंगे कि अपन सीरियलाइजेबिलिटी की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। यानी अपन को, अब मेरी ढंग से बात सुनो, हम क्या ये वाला ग्राफ तुम्हारा सीरियल ग्राफ है या ये वाला ग्राफ तुम्हारा सीरियलाइजेबिलिटी को फॉलो करता है, अभी देखते हैं। नजर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं, जिसमें हम 2 चीज़ों को यूज़ करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का यूज़ करेंगे अपन पता लगाने के लिए कि कौन सा ग्राफ सीरियलाइजेबिलिटी को फॉलो करता है और कौन सा ग्राफ सीरियलाइजेबिलिटी को फॉलो नहीं करता है। समझ में आ गई मेरी बात। बनाना तो आ गया ना, पहला T1 हो रहा है तो पहले T1 लिख दो, उसके बाद देखो तुम्हारा T2 हो रहा है, T2 लिख दो। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, पहले T1 फिर T2 फिर देखो वापस T1 हो गया, तो ऐसे बना दिया। बट क्या ये प्रॉपर तरीका है बनाने का, अभी अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में। तो देखो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का नाम ही इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर अपन डिस्कस ही क्या करने वाले हैं, अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की, तो देखो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में क्या सीधी चीज़ है कि देखो इसका जो नाम ही रखा गया है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ही रखा गया है, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो तुम्हारा रीड और राइट है वो एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर है, जो राइट और रीड है वो एक कॉन्फ्लिक्ट प्लेयर है, जो राइट है वो भी क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट प्लेयर है, ठीक है। अब देखो ढंग से चीज़ समझना, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन जो मेरा है वो सीरियल है नेचर में या नहीं है। तो कैसे पता लगेगा, ये चीज़ देखो, जैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन हमने लिखा है RX, ठीक है, यहाँ एक ट्रांजेक्शन है RX। तो देखो हम एक एक करके चलते हैं, हम यहाँ RX के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्या आपको इस टेबल में, ठीक है, देखो R है तो मेरे को W ढूंढना है,
इस टेबल में नहीं, अगली टेबल में। तो इस टेबल में क्या मेरे को डब्ल्यू ऑफ एक्स दिख रहा है कहीं? नहीं है। क्या इसमें डब्ल्यू ऑफ एक्स है? नहीं है, कैंसिल करो। नेक्स्ट रिलेशन इसके जस्ट बाद कौन सा है? आर वाई का। वापस आ रहा है तो मेरे को डब्ल्यू ढूंढना है। क्या मेरे को इधर डब्ल्यू ऑफ वाई है? क्या इधर डब्ल्यू ऑफ वाई है? नहीं है, इसको भी कैंसिल करो। अब आ जाओ अगले रिलेशन पे ऊपर, इसके जस्ट बाद ये है आर एक्स। वापिस आर एक्स है, यानी मेरे को डब्ल्यू ऑफ एक्स ढूंढना है। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? हाँ है, मिल गया इधर। अगर ये मिल गया तो आपको क्या करना है? T3 से T1 तक एक लाइन खींचनी है बस। समझ गए? बहुत बढ़िया, हमने ये काम कर दिया, ये हो गया। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आर वाई पे। अब आर वाई पे जब आप आ गए, अब आपको क्या ढूंढना है? आपको पता है डब्ल्यू ऑफ वाई ढूंढना है। क्या इस टेबल में डब्ल्यू ऑफ वाई है? नहीं है। क्या इस टेबल में है? हाँ है। तो अब आपको क्या करना है? T2 से T3 एक लाइन बना देनी है। तो यहाँ अगर मैं T2 बना देता हूँ तो T2 से T3 एक लाइन बन गई। अब आ जाओ आर ऑफ जेड पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आर ऑफ जेड पे, तो क्या इसमें आर ऑफ जेड डब्ल्यू ऑफ जेड है इसमें कहीं? हाँ है, ये रहा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? T2 से T1 एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो T2 से T1 मैंने एक लाइन बना दी। देखो, क्योंकि मेरे को आर ऑफ जेड था तो मेरे को क्या ढूंढना था? डब्ल्यू ऑफ जेड ढूंढना था। सिंपल खेल। तो मेरे को जो डब्ल्यू ऑफ जेड था वो यहाँ मिल गया, तो मैंने लाइन बना दी। समझ में आ गई बात? यानी आर जो है वो डब्ल्यू को ढूंढ रहा है। समझ गए? तो इसके बाद इसका भी काम खत्म हो गया। अब देखो डब्ल्यू ऑफ वाई, अब डब्ल्यू किसको ढूंढेगा? वापस डब्ल्यू को। क्या इधर डब्ल्यू ऑफ वाई है या रीड ऑफ वाई है? नहीं है। क्या इधर डब्ल्यू ऑफ वाई है या रीड ऑफ वाई है? देखो डब्ल्यू के लिए दो केस है। आप डब्ल्यू के लिए आर भी ढूंढ सकते हो, आर ऑफ वाई भी ढूंढ सकते हो, और डब्ल्यू ऑफ वाई भी ढूंढ सकते हो। तो अगर आप इसको ढूंढोगे इधर, क्या इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर है? नहीं है। क्या इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर है? नहीं है, ये भी गया। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी बात भी अगर करते हैं, देखो क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली अपन करेंगे नहीं रीजन, क्योंकि अब मेरे को रिलेशन यहाँ पर मिल चुका है, इस तरीके से इसका रिलेशन आ चुका है। ठीक है, तो अब इसमें आप चेक करो क्या इसमें कोई लूप बन रहा है। सबसे पहले क्या इसमें कोई लूप बन रहा है? सबसे पहले चेक करेंगे। देखो एकदम शांति से चेक करना है, क्या इसमें कोई लूप बन रहा है। जैसे अगर मैं T2 पे T3 पे जाता हूँ, फिर T1 पे आता हूँ, क्या मैं इसके बाद वापस, जैसे अगर मैं T2 से T3 पे गया, फिर मैं T1 पे गया, क्या मैं वापस T2 पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता मैं। ठीक है, क्या मैं T2 से T1 पे जाने के बाद वापस T3 पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता मैं। इसका मतलब क्या कोई लूप नहीं बन रहा? इसका मतलब अगर कोई लूप नहीं बन रहा है तो वो कैसा है? वो एक, आप ये मान सकते हो, सीरियलाइजेबिलिटी को फॉलो कर रहा है। जो अपन सीरियलाइजेबिलिटी लिखते हैं इसको ये फॉलो कर रहा है। तो ये कैसा हो गया? ये एक तरीके से समझ सकते हो ये एक सीरियल स्केड्यूल है। समझ गए? ये एक सीरियल स्केड्यूल है। अब पता लगता है कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन इसका आप ऑर्डर कैसे निकालोगे? क्या है? तो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन डिग्री का यूज़ करते हैं। तो इन डिग्री क्या होगा? आप इसमें से वो नोड ढूंढो, आप इसमें से वो नोड ढूंढो जिसकी तरफ कोई एरो नहीं आ रहा। देखो T1 की तरफ ये एक एरो आ रहा है, T1 की तरफ ये दो एरो आ रहे हैं, T3 की तरफ ये एक एरो है, बट T2 की तरफ कुछ नहीं आ रहा। तो आप क्या करो? T2 को हटा दो और इसके साथ ये सारी चीज़ों को हटा दो और T2 को यहाँ लिख दो। समझ गए? अब वापस वही चीज़ करो, T1 की तरफ एरो आ रहा है बट T3 की तरफ अब कोई एरो नहीं आ रहा। तो T3 को यहाँ से हटा दो, T3 को यहाँ पर लिख दो, और अब बचा क्या? T1 है, इसको भी यहाँ पर हटा दो और इसको भी यहाँ पर लिख दो, और फिर इनके बीच में आप एक एरो बना सकते हो। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब आप ये समझ सकते हो अपने शेड्यूल प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर दिया ग्राफ से। तो ये जो आपने किया ये आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है। यानी इन कॉन्फ्लिक्ट्स को यूज़ करके, कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स को यूज़ करके आप क्या कर रहे हो? पता लगाते हो कि कौन सा आपका जो ये ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ये जो आपने पूरा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, क्या है सीरियलाइजेबल है या नहीं है। अगर उसमें कोई लूप और साइकिल होती है तो वो नहीं होता है। तो अब वो या तो सीरियलाइजेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर लूप और साइकिल मिलती है, ठीक है, बहुत लोगों ने ये सोचा कि इसका आंसर होगा कि वो नहीं होगा, बट सुनो, अगर लूप और साइकिल मिल जाती है ना तो दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो सीरियलाइजेबल होगा या वो सीरियलाइजेबल नहीं होगा। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं फिर। बट अगर आपको लूप और साइकिल नहीं मिल रहा तो ये कंफर्म है कि वो सीरियलाइजेबल को तो फॉलो कर रहा है, यानी वो सीरियल रिलेशन तो है। और अगर वो सीरियलाइजेबल है तो वो कंसिस्टेंट भी होगा। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, ये नोट सारे आपको मिल जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। अब ये क्या चीज़ होती है इसको देखते हैं। देखो जैसे वापस यहाँ पर मेरे को एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है और यहाँ मेरे को एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। अब ये पूछा गया क्या है सीरियलाइजेबल है या नहीं। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो किस तरीके से बनेगा? ग्राफ किस तरीके से बनेगा? जैसे अगर मैं वापस वही
अब देखो यहाँ अपन कॉन्फ्लिक्ट को यूज़ नहीं कर रहे, अपन इसको नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर T1 है, T1 के बाद आपका T2 हुआ, ठीक है, T2 ऑपरेशन हुआ ना, फिर देखो यहाँ T2 के बाद वापस T1 हो गया, और यहाँ पर चीज़ क्या हुई, उसके बाद आपका T3 हुआ, समझ गए। तो इस तरीके से इसका मैंने पहले तो ग्राफ बना दिया, समझ गए। जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद देखो अब यहाँ पर अगर तुम इसका ग्राफ बनाते हो ना, तो देखो एक तो ये तरीका है जैसे मैंने बनाया, एक तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर वापस कॉन्फ्लिक्ट उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपने क्या अभी मैंने क्या बताया था, कॉन्फ्लिक्ट पेयर कौन कौन से हैं, आर का डब्ल्यू के साथ, डब्ल्यू का डब्ल्यू के साथ, डब्ल्यू का आर के साथ, समझ गए। जैसे अपन इसकी बात कर रहे हैं आर ए की, तो आर ए के लिए मेरे को डब्ल्यू ए ढूंढना पड़ेगा, तो कहाँ का है, T2 और T3 के लिए है। तो मैं क्या करूँगा, T1 से T2 की तरफ भी एक एरो, T3 की तरफ भी एक एरो, समझ गए। अब आ जाते हैं डब्ल्यू ए पे, और डब्ल्यू ए के लिए मेरे को आर ए भी चलेगा और डब्ल्यू ए भी चलेगा, तो वो भी देखो यहाँ पर भी है, दोनों तरफ है। तो मैं क्या करूँगा, T2 से T1 की तरफ एक एरो, ठीक है, और T2 से T3 की तरफ भी एक एरो। तो अब यहाँ देखो एक लूप आ गया, तो लूप आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये सीरियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट अब जब आप इस कंडीशन में फंस जाते हो, जब लूप आ जाता है, तो अब आप जो यूज़ करने वाले हो मेथड का, ठीक है, तो आप अब यूज़ करने वाले हो व्यू सीरियलाइजिबिलिटी का, व्यू सीरियलाइजिबिलिटी का आप यूज़ करने वाला हो। व्यू कैसे काम करता है, देखो जैसे मेरी बात सुनो। अब मैं यहाँ पर अगर मैं एक ट्रांजेक्शन इसका अगर मैं थोड़ा रीअरेंजमेंट कर देता हूँ, अगर मैं इस ट्रांजेक्शन का रीअरेंजमेंट कर देता हूँ, यानी इसका व्यू बदल देता हूँ, तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं क्या करता हूँ, इस WA को ऊपर खिसका देता हूँ, ठीक है, ये एक मैं छोटा सा रीअरेंज करता हूँ और इस WA को नीचे कर देता हूँ, इस WA को ऊपर कर दूंगा और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, तो मेरी ये टेबल बन गई, ठीक है। अब अगर मेरी ये टेबल बन जाती है, ठीक है, अब मैं वापस अगर इसको निकालता हूँ, जैसे अगर मैं इसमें से वापस रीअरेंजमेंट करने के बाद भी मैं क्या करता हूँ, अगर इसके मैं वापस एक तो या तो ग्राफ निकालता हूँ, तो मैंने इसका वापस जब ग्राफ निकाला तो किस तरीके से निकला, जैसे आर है यहाँ पर था, तो आर ए के लिए डब्ल्यू ए दोनों तरफ है, तो वापस T1 या मेरा T2 दिया हुआ है या मेरा T3 दिया हुआ है। अब देखो आप एक चीज़ नोटिस करना, रीअरेंजमेंट करने के बाद भी ये कैसे हो रहा है, देखो ढंग से, यहाँ मेरा T2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर T2 की तरफ भी आएगा और यहाँ T3 की तरफ भी आएगा। उसके बाद अगला है WA यानी T1, यानी अब क्या होने वाला है, T1 की तरफ भी, ठीक है, T1 की तरफ T2 से T1 की तरफ जाएगा। देखो सुनो अब मेरी बात, अब अपन ये क्यों नहीं कंसिडर करेंगे गाइस, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अब ये WA ऊपर है इस वाले WA से, तो हम इस वाले को कंसिडर कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते बिकॉज वो ऊपर है। तो अपन इस वाले को अगर कंसिडर करते हैं तो T2 से T3 तक एक चला जाएगा। देखा वापस वही चीज़ आ गई इस, तो अब ये जो चीज़ है ये आपको भी पता है कि ये सीरियली है रिलेशन अब, क्योंकि इसमें कोई लूप नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो रीअरेंजमेंट करने के बाद, वापस बनाने के बाद, कि क्या वो, अब इसको मेथड को हम बोलते हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, जो कि आपको अब आई थिंक समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो आप एक और चीज़ इसमें कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने एक और तरीका लिया हुआ है इस चीज़ को पता लगाने का, कि रीअरेंजमेंट करने से पहले आप क्या करो, एक अब एग्जाम्पल लेके चलो, जैसे आपने सपोज यहाँ 100 दिया, इस वाले W पे आप -40 कर दो, इस वाले W पे -40 कर दो, इस पर -20 कर दो। रीअरेंजमेंट करने का इसको आपने ऊपर ले लिया, तो यहाँ पर -40 हो गया, यहाँ पर -40 हो गया, यहाँ पर -20 हो गया। अरेंजमेंट करने के बाद भी आप क्या करो, चेक करो कि क्या आपकी A की वैल्यू सेम आ रही है। जैसे यहाँ पर A की वैल्यू मेरे 20 आई थी, जब मैंने यहाँ पर A लिया, फिर इसमें से पहले मैंने क्या किया, A में से 40 माइनस किया, तो मेरे यहाँ पर कितना बचा, A की वैल्यू 60, यहाँ पर मैं से वापस 40 माइनस किया 20, फिर इसमें से 20 में से 20 किया, तो मेरे पास कितनी बची, 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास 0 आया। इसमें भी मैंने क्या किया, पहले मेरे पास 100 था, 100 में से मैंने यहाँ पर वापस -40 किया, तो मेरे पास 60 बचा, 60 में से -40 किया, मेरे पास 20 बचा, और 20 में से -20 किया, 0 आ गया मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास फाइनल आंसर में 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये व्यू सीरियलाइजिबिलिटी को यूज़ करके अपने लूप आने के बाद भी ये चीज़ पता लगा ली कि क्या ये सीरियल है या नहीं है। तो फिर अब हम बात करने वाले हैं रिकवरेबिलिटी ऑफ शेड्यूल के बारे में एकदम डिटेल में। अब अगर मैं बात करूँ रिकवरेबिलिटी ऑफ शेड्यूल के बारे में, तो कभी कभी क्या होता है, जो आपका ट्रांजेक्शन होता है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता ड्यू टू सिस्टम क्रैश और फेरियल। तो इस केस में क्या होता है, या तो आपका अगर मैं अब देखो, अब जो टॉपिक है थ्योरेटिकल है, तो आप मेरी बस बातें सुनते रहो। तो रिकवरेबिलिटी ऑफ शेड्यूल में आप ये समझ सकते हो, कभी कभी जो आपका ट्रांजेक्शन होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ सिस्टम क्रैश और हार्डवेयर फेरियल। तो इस केस में क्या होता है, ट्रांजेक्शन को वापस रोल बैक कर दिया जाता है और
जो आप वापस रोल बैक करते हो उस ट्रांजेक्शन को, तो या तो उस ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दोगे या वो ट्रांजेक्शन पूरा तरीके से फेल हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हो स्टोरी की तरह कि भाई रिकवरेबिलिटी ऑफ शेड्यूल में क्या होता है, कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता सिस्टम क्रैशर और हार्डवेयर फेलियर की वजह से, तो उस केस में या तो उसको रोल बैक कर दिया जाता है या ट्रांजेक्शन को फेल दिखा के उसको बंद कर दिया जाता है प्रॉपर। ठीक है, तो ये आपका होता है। अब उस समय आप वापस कैसे रिकवर करोगे अपने शेड्यूल को, वो अपन देखने वाले। पहला रिकवरेबल शेड्यूल, यानी इसमें क्या होता है, शेड्यूल को रिकवरेबल कब बोला जाएगा, अगर एक ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, अगर कोई ट्रांजेक्शन क्या करता है, अपडेटेड वैल्यू ऑफ टीआई, यानी ये समझ सकते हो एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन की अपडेटेड वैल्यू को रीड कर लेता है और उसको रीड करने के बाद जो आपका टीजे है उसने तो कमिट कर दिया बिफोर टीआई कमिट। ठीक है, यानी टीजे रीड्स द अपडेटेड वैल्यू ऑफ टीआई। ठीक है, टीजे ने क्या किया, टीजे गया और उसने क्या किया, टीआई की वैल्यू को रीड कर लिया। ठीक है भाई, दोनों ट्रांजेक्शन चल रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि भाई जब आपका शेड्यूल में क्या होता है, आपको एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक साथ चल सकते हैं। तो इस समय क्या हुआ, इस शेड्यूल के अंदर जो आपका टीजे था उसने टीआई की वैल्यू रीड करी और टीजे ने पहले ही कमिट कर दिया बिफोर टीआई कमिट में। टीआई के कमिट करने से पहले ही टीजे ने कमिट कर दिया, तो इस केस में अब क्या हो गया, ये इररिकवरेबल शेड्यूल है, जिसका मतलब ये साफ है कि टीजे ने जो क्या किया है, टीजे ने जब जो टीआई अपडेटेड वैल्यू टीआई की रीड तो कर ली, लेकिन टीआई के कमिट करने से पहले ही टीजे ने कमिट कर दिया। ठीक है, अपडेटेड वैल्यू रीड करने के बाद टीजे ने डायरेक्ट कमिट कर दिया और टीआई ने कमिट ही नहीं किया, तो इस केस में आप रिकवर नहीं कर पाओगे वापस वैल्यू। ठीक है, यानी एक ट्रांजेक्शन ने दूसरे ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू थी उसको रीड तो कर ली, ठीक है, और उसने ट्रांजेक्शन पहले ही कमिट कर दिया बिफोर टीआई कमिट। टीआई के कमिट करने से पहले ही टीजे ने कमिट कर दिया। अब हो सकता है कि भाई उसके कमिट करने के बाद सिस्टम फेलियर की वजह से डेटा उड़ गया हो या कुछ हो गया हो, तो वापस रिकवर नहीं हो सकता क्योंकि टीजे ने पहले ही कमिट कर दिया टीआई के पहले। समझ गए? तो टीजे रीड्स द अपडेटेड वैल्यू ऑफ टीआई एंड टीजे कमिटेड बिफोर द टीआई कमिट। टीआई कमिट करने से पहले ही टीजे ने कमिट कर दिया, तो ये इररिकवरेबल एक शेड्यूल हो गया। अब आता है रिकवरेबल शेड्यूल विद कैस्केडिंग रोलबैक। इसके अंदर क्या हो गया, एक शेड्यूल को अपन रिकवरेबल बोलेंगे और ये कब बोलेंगे, जब टीजे रीड्स द अपडेटेड वैल्यू ऑफ टीआई। जब तुम्हारा टीजे है वो क्या रीड करे, टीआई की अपडेटेड वैल्यू को रीड करे, और जो तुम्हारा टीजे कमिट है वो टीआई के कमिट से पहले डिले हो जाए। यानी देखो ऊपर वाले केस में क्या हुआ था, टीजे ने अपडेटेड वैल्यू ऑफ टीआई रीड तो करी थी और टीजे ने क्या करा था, कमिट कर दिया था टीआई से पहले ही। लेकिन इस रिकवरेबल शेड्यूल विद कैस्केडिंग रोलबैक में अपन क्या देखते हैं, ये ऐसा शेड्यूल है, इस तरीके से आप इसको मान सकते हो कि जो टीजे है ना वो अपडेटेड वैल्यू ऑफ टीआई को तो रीड करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, थोड़ा सा डिले दे देगा किसके अंदर, टीजे के कमिट में। जब तक टीआई कमिट नहीं करेगा टीजे कमिट नहीं करेगा। लेकिन इररिकवरेबल रोलबैक में क्या हुआ था, टीजे ने पहले ही कमिट कर दिया टीआई से पहले, तो यहाँ पर वो इररिकवरेबल हो गया। रिकवरेबल में क्या हो रहा है, वो थोड़ा उसको टाइम दे रहा है कमिट करने में। समझ गए? अब देखो फेलियर क्लासिफिकेशन, क्या क्या तरीके से फेलियर हो सकता है। पहला ट्रांजेक्शन फेलियर हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली में कोई ट्रांजेक्शन फेल टू एग्जीक्यूट हो गई हो या वो उस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं भाई, वो एक पॉइंट पे जाके स्टक हो गई, वो लॉक हो गई, ये ट्रांजेक्शन फेलियर हो सकती है। और इसका रीज़न क्या है, पहला सिंटेक्स एरर, आपने सिंटेक्स ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो डीबीएमएस खुद ही उस क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, तो फेल हो गया। लॉजिकल एरर्स, कोड एरर और इंटरनल एरर की वजह से वो नहीं हो पाई। सिंटेक्स एरर यानी जो आपने प्रॉपर वो क्वेरी को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा, और लॉजिकल एरर्स यानी आपने कोई कोड एरर किया है, इंटरनल एरर किया है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन फेलियर मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाए आपकी, या तो वो ट्रांजेक्शन पूरी की पूरी फेल हो गई या वो पर्टिकुलर पॉइंट में जाके ट्रांजेक्शन अटक गई या लॉक हो गई। दूसरी तरीके से फेलियर क्या पॉसिबल हुआ, डिस्क फेलियर, भैया आपने जो हार्ड डिस्क वगैरह है वही फेल हो गई, या उसमें कुछ क्रैश आ गया, या उसमें कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, कोई बैड सेक्टर्स का फॉर्मेशन हो गया, उसमें कोई दिक्कत आ गई डिस्क के अंदर, तो वो डिस्क फेलियर हो गया। और एक सिस्टम क्रैश, अगर आपका सिस्टम ही फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ पावर लॉस और हार्डवेयर फेलियर और पावर फेलियर की वजह से, तो वो क्या होता है, आपका सिस्टम क्रैश। समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब सिस्टम क्रैश जिसमें नॉन वोलेटाइल स्टोरेज करप्ट नहीं हो, उसको हम बोलते हैं फेल स्टॉप एजम्पशन। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए। तो फेलियर में सबसे पहले ट्रांजेक्शन फेलियर, जिसमें ट्रांजेक्शन या तो फेल हो जाती है ट्रांजेक्शन, और या तो वो पूरी की पूरी फेल होती है, या उस पॉइंट पे जाके किसी पॉइंट पे जाके स्टक हो जाती है। तो इसमें दो तरीके के पॉसिबल एरर होते हैं फेलियर ट्रांजेक्शन के अंदर, जिसमें पहला सिंटेक्स एरर, एक लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर यानी क्वेरी में दिक्कत आ गई, क्वेरी में कोई ना कोई मिस्टेक है। और लॉजिकल एरर में क्या है, ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कोड एरर और इंटरनल एरर। दूसरा डिस्क एरर, डिस्क में कोई बैड आप ये मान सकते हो बैड सेक्टर्स का फॉर्मेशन हो गया है या कुछ क्रैश आ गया है। और सिस्टम क्रैश में क्या होता है, आपका पावर फेलियर हो गया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही खराब हो गया। और फेल स्टॉप एजम्पशन क्या होता है, जब नॉन वोलेटाइल स्टोरेज आपका करप्ट नहीं होता, ठीक है, वो आपका होता है फेल स्टॉप एजम्पशन। ठीक है। लॉग बेक रिकवरी क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी अपना ट्रांजेक्शन होता है ना,
उसको हम किसी दूसरे स्टोरेज में इन द फॉर्म ऑफ लॉग स्टोर कर देते हैं, ठीक है। लॉग इज द सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड, लॉग इज द सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड। तो हम क्या करते हैं, हर ट्रांजेक्शन का क्या करते हैं, एक लॉग को एक स्टेबल स्टोरेज में मेंटेन रखते हैं। हर ट्रांजेक्शन के लॉग को अपन क्या करते हैं, किसी स्टेबल स्टोरेज में मेंटेन रखते हैं, बिकॉज कभी भी अगर आगे जाके एरर आ जाए तो उसको अपन वहाँ से रिकवर कर सके। तो लॉग बेसिकली कुछ भी नहीं है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड जो हर ट्रांजेक्शन का स्टोर किया जाता है सम सॉर्ट ऑफ स्टेबल स्टोरेज में, जिससे आगे अगर कभी भी दिक्कत आए तो अपन वहाँ से उसको रिकवर कर सके। इफ एनी ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटाबेस इट विल बी रिकॉर्डेड इन लॉग। कोई भी डेटाबेस में आप ऑपरेशन करोगे वो लॉग के अंदर रिकवर या वो वहाँ पर आपको रीडायरेक्ट होगा या दिखेगा वो, ठीक है। डेटाबेस में कोई भी चेंज करोगे तो लॉग में भी चेंजेस होगा। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग लॉग विल बी डन बिफोर द ट्रांजेक्शन हैज हैपेंड। ट्रांजेक्शन होने से पहले ही क्या करना पड़ेगा, हमें लॉग को वहाँ पर स्टोर करता है। ट्रांजेक्शन होने से पहले ही लॉग वहाँ पर चीज़ें स्टोर कर देता है। रेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन मतलब क्या है, ट्रांजेक्शंस डू नॉट मॉडिफाई द टेबल अंटिल इट इज कमिटेड, ठीक है। दो अप्रोचेस है डेटाबेस को मॉडिफाई करने की। पहली है रेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, जब तक आपका टेबल कमिट नहीं हो जाती जब तक आप ट्रांजेक्शन्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसमें जो भी लॉग्स आपने क्रिएट किए हैं या स्टोर किए हैं वो ट्रांजेक्शन कमिट होने के बाद ही अपडेट होंगे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। जैसे अपन ने बोला ना कि वो डेटाबेस के अंदर जो आप ये मानते हो ट्रांजेक्शन होने से पहले ही स्टोर हो जाते हैं, तो रेफर्ड डेटाबेस मॉडिफिकेशन में जब तक ट्रांजेक्शन पूरी कमिट स्टेज तक नहीं पहुंचती तब तक वो कोई मॉडिफिकेशन नहीं करने देगा टेबल के अंदर या लॉग्स के अंदर। समझ गए मेरी बात। इमीडिएट डेटा मॉडिफिकेशन यानी ट्रांजेक्शन होते ही, अगर आपका ट्रांजेक्शन चल रही है उसके अंदर ही वो क्या कर देगा, डेटा मॉडिफिकेशन हो जाएगा उस टेबल में, लॉग का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। लॉग के अंदर जो भी वो स्टेबल स्टोरेज है जिसमें लॉग को मेंटेन किया जाता है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। यानी ट्रांजेक्शन चलते हुए अगर मॉडिफिकेशन हो जाता है तो इमीडिएट डेटा मॉडिफिकेशन, और ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट होने के बाद उस लॉग के अंदर कोई मॉडिफिकेशन होता है तो वो होता है आपका रेफर्ड डेटा मॉडिफिकेशन। यानी एक कमिट स्टेज पे पहुंचने के बाद वो क्या कर रहा है, उस टेबल स्टोरेज के अंदर लॉग में मॉडिफिकेशन कर रहा है। बट अगर वो वहाँ कमिट स्टेज तक पहुंची नहीं है, उससे पहले ही वो पूरा सब करना चाहता है मॉडिफिकेशन, अगर आपका ट्रांजेक्शन स्टिल एक्टिव है और तब भी वो मॉडिफिकेशन करना चाहता है तो वो इमीडिएट डेटा मॉडिफिकेशन के अंडर लाई करता है। समझ गए। अब देखो रिकवरी यूजिंग लॉग रिकॉर्ड, जो आपने लॉग रिकॉर्ड्स उससे कैसे आप रिकवरी कर सकते हो। जैसे अगर आपका सिस्टम कभी क्रैश हो जाता है तो सिस्टम किसको कंसल्ट करेगा, लॉग को रिकंसिडर करेगा, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन को हमें अनडन करना है और किसको आपको रीडन करना है, ठीक है। अगर आपके लॉग के अंदर रिकॉर्ड है, उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है तो आप उसको रीडन कर दोगे, अगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप उसको अनडन कर दोगे। तो अगर सिस्टम क्रैश होता है तो वो किसके पास जाएगा, वो ये देखेगा, वो लॉग के पास जाएगा और वो चीज़ देखेगा कि भाई ट्रांजेक्शन के समय हमें किस चीज़ को अनडन करना है और किसको रीडन करना है। अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है तो हम उसको रीडन करेंगे ट्रांजेक्शन को, अगर नहीं मिलता तो उसको अनडन कर देंगे। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो चेक पॉइंट क्या है। चेक पॉइंट आप ये मान सकते हो जैसे अपने गेम में होता है ना, यहाँ तक पहुँचने के बाद चीज़ें सेव हो जाती है, तो चेक पॉइंट आप ये मान सकते हो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर प्रीवियस लॉग्स को सिस्टम में से रिमूव करके स्टोरेज, आप ये समझ सकते हो स्टोरेज डिस्क में मूव कर दिया जाता है। यानी सिस्टम में से स्टोरेज डिस्क के अंदर जब अपन प्रीवियस लॉग को मूव करते हैं तो इस पूरे मैकेनिज्म को अपन चेक पॉइंट बोलते हैं। इट इज़ यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंट बिफोर विच DBMS इज इन कंसिस्टेंट स्टेट एंड ट्रांजेक्शंस आर कमिटेड। यानी ये उस पॉइंट को डिक्लेयर करने की काम आती है जिस समय आपका जो DBMS है वो कंसिस्टेंट स्टेट में है और सारे जो भी ट्रांजेक्शंस है वो कमिटेड है। जैसे ये चेक पॉइंट पे पहुंचा हुआ है वो, यानी सारे जो भी डेटाबेस है वो भी कंसिस्टेंट स्टेट में है और दूसरी कंडीशन क्या, ट्रांजेक्शन जो है वो कमिटेड हो चुके हैं, तो वो क्या है आपका चेक पॉइंट है। ये बुक मार्क की तरह होते हैं, यानी जब भी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, ये सारे ट्रांजेक्शन्स को मार्क कर देता है और सारे ट्रांजेक्शन स्टेप को भी ये क्या कर देता है, एग्जीक्यूट करके लॉग फाइल्स बना देता है। अब देखो सुनो इसका प्रोसेस क्या रहता है। जब भी ये चेक पॉइंट पे पहुंचता है, ठीक है, डेटाबेस के अंदर ट्रांजेक्शन को पहले तो अपडेट करता है, भाई यहाँ पर पहुंचा, आप क्या फ़ोन करते हैं ना अपन घर पे पहुंच गए भाई, वैसे जैसे ही ये चेक पॉइंट पे पहुंचता है ये क्या करता है, ट्रांजेक्शन को अपडेट करता है डेटाबेस के अंदर, और जब, ठीक है, टिल देन एंटायर लॉग फाइल विल बी रिमूव फ्रॉम दैट फाइल, यानी जो लॉग फाइल्स या जो भी छोटे मोटे एरर होते हैं वो उस फाइल में से रिमूव हो जाते हैं, देन एंटायर लॉग फाइल विल बी रिमूव फ्रॉम दैट फाइल। यानी जब भी उस पर्टिकुलर चेक पॉइंट पे पहुंचता है तो जो भी ट्रांजेक्शन है उसको अपडेट कर दिया जाता है डेटाबेस के अंदर, यानी जो सिस्टम के अंदर लॉग फाइल्स होती है उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है और उसको मूव कर दिया जाता है किसके अंदर, स्टोरेज डिस्क में। तो कुछ इस तरीके से चेक पॉइंट वर्क करता है, यानी उस समय डेटा आपका कंसिस्टेंट होता है और दूसरा वो ट्रांजेक्शन भी वहाँ पर कमिटेड हुई होती है, ठीक है। अब चेक पॉइंट से यूज़ करके आप कैसे रिकवरी कर सकते हो, तो रिकवरी सिस्टम रीड्स द लॉग फाइल्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। सबसे पहले तो जो रिकवरी सिस्टम है वो क्या करता है, लॉग फाइल्स को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी की पूरी रीड करता है, और इसमें दो बेसिकली आप ये मान सकते हो रिकवरी सिस्टम्स के अंदर आप ये मान सकते हो दो लिस्ट को वो मेंटेन करता है। पहले तो ये सारी लॉग फाइल्स को रीड करता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो T1 से लेकर T4 तक सारा रीड किया है, और
ये क्या रखता है, दो बेसिकली आप समझ सकते हो लिस्ट को मेंटेन रखता है, रीडू लिस्ट और अंडू लिस्ट, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन रीडू लिस्ट में तब दी जाती है अगर रिकवरी सिस्टम को, ठीक है, या रिकवरी सिस्टम सीज अ लॉग, अगर वो लॉग को जब देखता है तो वो उसको रीडू स्टेट में जब डालता है जब सारे ट्रांजेक्शन रिमूव्ड है और बिफोर उसके वो क्या कर सकते हैं, रीडन कर सकते हैं। जैसे एक बात बताता हूँ आपको मैं, ये आपका T1 है, T1 T2 T3, ये आपको जो दिख रहा है ना T1 T2 T3, इन तीनों को रीडू लिस्ट में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये अभी तक कमिट नहीं हुए हैं, देख रहे हो, ये अभी तक कमिट नहीं हुए हैं, ये बिगिनिंग है, ये कमिट है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो मैंने जिसको भी सर्कल किया है वो स्टेजेस है जहाँ पर अभी कमिट नहीं हो। आप देख सकते हो ये चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट पे आने के टाइम भी ये कमिट नहीं हुआ है, तो ये किस में डालेगा, रीडू स्टेट में इसको डाल देंगे। यानी T1 T2 T3 को किस में डाला जाएगा, रीडू स्टेट में डाला जाएगा, बिकॉज वो अभी तक कमिट नहीं हुए हैं। लेकिन जो आपका T4 है इसको डाला जाएगा अंडू लिस्ट में। क्यों डाला जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये बिगन तो हुआ है लेकिन फेलियर हो गया इसके बीच में, समझ गए, इसमें क्या हो गया, बीच में ही फेलियर हो गया, तो इसकी वजह से इसके अंदर ये दिक्कत आ गई। समझ गए मेरी बात? तो आई थिंक इस चीज़ आप समझ गए हो कि देखो a transaction is put into the redo list if the recovery system sees a log, और in redo list all transactions are, redo list के अंदर क्या होता है, सारे transactions को remove कर दिया जाता है और रीडन कर दिया जाता है बिफोर। अब ये समझ सकते हो उनके लॉग्स को देखने से आप ये समझ सकते हो देखते हुए सारे ट्रांजेक्शन्स को रिमूव कर दिया जा सकता है या रिडन कर दिया जाता है। अब रिकवरी यूजिंग चेक पॉइंट के अंदर ट्रांजेक्शन को अंडू कब किया जाता है, अंडू तब किया जाता है इफ रिकवरी सीज अ लॉग, इफ रिकवरी सीज अ लॉग बट नो कमिट और नो अबाउट लॉग इज फाउंड। जैसे आप यहाँ देख सकते हो T1 के अंदर हमें कमिट वाला मिल गया था, T2 में मिल गया, T3 में मिल गया, बट देखो हमें T4 में तो कोई कमिट मिला ही नहीं। अब जब T4 में हमें कोई कमिट ही नहीं मिला तो वो क्या करेगा, उसको उठा के अंडू वाली लिस्ट में डाल देगा। रीडू लिस्ट में वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आएंगे जिसके कमिट मौजूद है हमारे पास, बट T4 का हमारे पास कमिट नहीं है तो वो अंडू लिस्ट में चला जाएगा। और अंडू के अंदर क्या होता है, सारे ट्रांजेक्शन्स को अनडन कर दिया जाता है और सारे लॉक्स को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसके अंदर सारे लॉक्स को मेंटेन किया जाता है रीडू लिस्ट में, बट उसको वहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है। और ऊपर आप जब रीडू लिस्ट में कब डालते हो, जब उसका कमिट मौजूद हो, ठीक है, लेकिन आप अंडू लिस्ट में कब डालते हो, जब उसका कमिट आपके पास मौजूद नहीं हो। समझ गए? अब बात करते हैं डेडलॉक्स की। तो किसी भी डेटाबेस में डेडलॉक कब आता है, जब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किसी डेटा को रिक्वेस्ट कर रहा है और वो डेटा किसी दूसरे ट्रांजेक्शन के द्वारा होल्ड पे रख दिया गया है, तो वो जो कंडीशन होती है वो डेडलॉक होती है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स वेट कर रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं और एक ऐसे लॉक में फंस गए हैं जिसमें दोनों में से कोई भी एंटिटी छोड़ने को उस चीज़ को तैयार नहीं है। तो इस तरीके के लॉक को अपन क्या बोलते हैं, डेडलॉक। जिसमें आप देख सकते हो अभी देखो नीचे, T1 होल्ड्स द लॉक ऑन सम रोज दैट नीड टू बी अपडेटेड इन ग्रेड टेबल। जैसे T1 जो है उसने ग्रेड टेबल के ऊपर क्या किया हुआ है, एक होल्ड किया हुआ है। इसने बोला कि भाई T1 क्या कर रहा है, ग्रेड से डेटा ले रहा है। दूसरी तरफ T2 ने क्या किया है, T2 ने होल्ड करा हुआ है स्टूडेंट वाली टेबल पे, ठीक है, T2 ने होल्ड किया हुआ है स्टूडेंट वाली टेबल पे। तो अब इस समय क्या हो रहा है, इस समय ये हो रहा है भाई कि ये जो तुम्हारा स्टूडेंट है, ठीक है, यानी ये एक ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं जहां पर डेडलॉक एक ऐसी कंडीशन है, इसमें दो या दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन वेट कर रहे हैं, किस लिए, डेफिनेटली फॉर वन अनदर टू गिव अप द लॉक्स। यानी इस लॉक को क्या कर सकते हैं, गिव अप कर दें, दोनों छोड़ दें। बिकॉज देखो T2 क्या कर रहा है, T2 ग्रेड टेबल के अंदर से भी डेटा ले रहा है और उसको स्टूडेंट वाली टेबल में से डेटा ले रहा है, लेकिन जो T1 है वो ग्रेड से लेना चाह रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी कोई और उसमें से डेटा ले ही रहा है। तो अब ये जो प्रॉब्लम आ गई है जिसमें डेटा लॉक हो चुका है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेडलॉक। जिसमें T1 जो है वो ग्रेड टेबल में से किसी डेटा को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, बट वो डेटा होल्ड पे रख दिया गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ T2। और जो तुम्हारा T2 है उसने स्टूडेंट को होल्ड पे रख दिया गया है, ठीक है, और T1 यहाँ पर फंसा हुआ है। तो ये जो कंडीशन हो गई है इसको अपन बोलते हैं डेडलॉक, जिसमें T1 होल्ड सम सॉर्ट ऑफ लॉक। आप ये समझ सकते हो T1 ने क्या किया है, कुछ रोज के ऊपर लॉक किया हुआ है जो कि अपडेट करी जानी है किसके अंदर, ग्रेड टेबल के अंदर। और T2 ने क्या किया है, स्टूडेंट टेबल पे कोई तरीके का लॉक होल्ड किया हुआ है जिसको अपडेट करना है स्टूडेंट टेबल के अंदर। समझ गए? तो आई थिंक अब ये चीज़ आप समझ गए हो डेडलॉक का क्या कंसेप्ट है। T1 इज वेटिंग फॉर T2 टू रिलीज द लॉक, T2 इज वेटिंग फॉर T1 टू रिलीज द लॉक, और इसमें कोई रिलीज कर ही नहीं रहा है इस लॉक को। तो आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहला क्या है कि इट इज़ बेटर टू अवॉइड द डेटाबेस रेदर देन रीस्टार्टिंग और अबॉर्टिंग डेटाबेस। डेटाबेस को रीस्टार्ट या अबॉर्ट करने के लिए आप उसको अवॉइड कर दो। बट ये जो तरीका है ना भाई, ये केवल तब काम आता है जब आपके पास डेटा जो हो ना वो या तो कम, अब ये मान सकते हो अगर आपके पास बहुत कम डेटा है तब आप
इन चीज़ों का बारे में सोच सकते हो सिर्फ अवॉइडेंस के बारे में, बट यहाँ मेरे को नहीं लगता है अवॉइडेशन इज द सोल्यूशन। ठीक है, डेटा लॉक अवॉइडेशन क्या करता है, इट इज अ मैकेनिज्म टू डिटेक्ट डेडलॉक सिचुएशन इन द अबव लाइक वेट फॉर ग्राफ, बट दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू स्मॉलर डेटाबेसेस। यानी ये जो इसने मेथड बताया है वेट फॉर ग्राफ, जो कि अपन आगे देखने वाले हैं, जिसमें क्या करता है एक्चुअली डेडलॉक को खोलने की कोशिश करता है। इट इज अ मैकेनिज्म जो डेडलॉक को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये डेडलॉक को डिटेक्ट कर लेता है, और ये जो मेथड है जिसमें ये डेडलॉक को डिटरमाइन कर रहा है वेट फॉर ग्राफ, केवल लेस स्मॉलर डेटाबेसेस के लिए मेंटेन्ड है। यानी जो कि ये एंटायर प्रोसेस अपन देख रहे हैं ना डेटा लॉक अवॉइडेशन का, ये पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस है? सबसे पहले यहाँ पर डेटाबेस के अंदर अपन क्या है, रीस्टार्टिंग और अवॉइडिंग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, हम डेटाबेस को अवॉइड कर देंगे आइदर देन रीस्टार्टिंग और अबॉर्टिंग। और ये जो मैकेनिज्म है, ठीक है, ये क्या आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है? डेडलॉक सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है, और ये केवल स्मॉलर डेटाबेसेस के अंदर ही लगता है। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ चुके हो। अब देखो तुम्हारे जो डेडलॉक डिटेक्शन है, इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है वेट फॉर ग्राफ, जो कि मैंने ऊपर भी आपको बोला था। ठीक है, कि इसमें वेट फॉर ग्राफ को यूज़ करके अपन पता लगाते हैं डेडलॉक सिचुएशन को। तो ये कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अ ग्राफ बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन एंड देयर लॉक इज क्रिएटेड। हम एक ग्राफ बना, जैसे ये देखो ये ग्राफ बना है, तो सबसे पहले क्या बनता है? ग्राफ बनता है किसका? ट्रांजेक्शन का और उसके लॉक का। अब अगर उस ग्राफ में कोई साइकिल है या लूप है, तो इसका मतलब वहाँ पर डेडलॉक है। तो अगर वहाँ पर, अब देखो क्योंकि अपन ने पता कैसे लगा, सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन एंड देयर लॉक, और अगर उसमें कोई लूप आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर डेडलॉक है। और मेंटेन बाय सिस्टम फॉर एवरी ट्रांजेक्शन विच इज वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ डेटा और हेल्ड बाय अदर्स। यानी ये हर सिस्टम ट्रांजेक्शन के लिए बनता है। कीप्स चेकिंग ग्राफ हैज अ साइकिल और नॉट, ये हमेशा ही चेक करता है उसमें साइकिल है या नहीं है। ठीक है, अगर उसमें कोई साइकिल और लूप होगा तो वो डेडलॉक कंडीशन में होगा। तो ये करी कुछ भी नहीं है, ट्रांजेक्शन और उसके जितने भी लॉक्स उसका ग्राफ बना देता है, और उसमें कोई साइकिल होती है तो ये बोलता है कि भाई उसमें डेडलॉक है। और ये मेंटेन किसके लिए किया जाता है? फॉर एवरी ट्रांजेक्शन विच इज वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ डेटा हेल्ड बाय अदर्स। ठीक है, और ये चेक करता रहता है बार बार उसके अंदर साइकिल है या नहीं है। जैसे ये आप देख सकते हो T1 और T2 में मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये आप वेट फॉर ग्राफ मेथड है, समझ गए। अब आता है डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, तो जो बेसिकली आप ये मान सकते हो डेडलॉक प्रिवेंशन काम इसीलिए बिकॉज जब लार्जर डेटाबेसेस की बात आती है तो आप डेटा अवॉइडेंस और इनके वेट फॉर ग्राफ के भरोसे नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे मेथड्स चाहिए जो आप लार्ज डेटाबेस एप्लीकेशंस पे भी लगा सको। तो आप ये समझ सकते हो कि अब आपको थोड़ा मैच्योरिटी से सोचना पड़ेगा इस चीज़ को, बिकॉज अब ज़्यादा डेटाबेसेस का काम आ गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको ये करना है कि कभी डेडलॉक अक्कर ही ना हो और ये ऐसी सिचुएशन को अपन को अवॉइड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जो पहला मेथड अपने लिए आता है वो आता है वेट डाई स्कीम, जो कि क्या करता है? इफ ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्सेज विच इज ऑलरेडी हेल्ड विद द कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक बाय अनदर ट्रांजेक्शन, देन यानी अगर कोई ट्रांजेक्शन क्या करता है, अगर T1 क्या कर रहा है, T1 उन रिसोर्सेज को मांग रहा है जो T2 ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये वापस लॉक सिचुएशन में जा सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है? If a transaction request for a resource which is already held with the conflicting lock by another transaction, ठीक है, यानी अगर एक कोई ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्सेज के लिए जो कि ऑलरेडी किसी कॉन्फ्लिक्टिंग लॉक के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं दूसरे ट्रांजेक्शन के, तो इस केस में DBMS क्या चेक करेगा? सबसे पहले उन दोनों ट्रांजेक्शन के टाइम स्टैम्प को चेक करेगा। अब जब वो टाइम स्टैम्प दोनों के बारे में पता लगा लेगा, दोनों के टाइम स्टैम्प के बारे में पता लगाएगा, तो जो ओल्डर ट्रांजेक्शन होगा उसको वेट करना पड़ेगा अनटिल वो रिसोर्सेज एग्जीक्यूशन के लिए वापस अवेलेबल हो। यानी जो आप ये मान सकते हो जो ओल्डर ट्रांजेक्शन इन दोनों में से नहीं होगा उसको सबसे पहले रिसोर्सेज का यूज़ करने का मौका मिलेगा, और जो ओल्डर ट्रांजेक्शन होगा उसको वेट करना पड़ेगा जब तक वो रिसोर्सेज वापस फ्री नहीं हो। तो हमने किया क्या? दोनों ट्रांजेक्शन का हमने चेक किया टाइम स्टैम्प, फिर हमने देखा कुछ में से ओल्डर कौन है, जो ओल्डर है उसको वेट करना पड़ेगा अंटिल रिसोर्सेज फ्री हो जाए फॉर एग्जीक्यूशन। बाउंड वेट स्कीम क्या है? यहाँ पर क्या करेगा? ओल्डर ट्रांजेक्शन क्या करेगा? रिक्वेस्ट मांगेगा किससे? यंगर ट्रांजेक्शन से, यानी उन रिसोर्सेज से जो कि होल्ड है, किसके बाय? होल्डेड बाय यंगर ट्रांजेक्शन। ठीक है, और इस केस में ओल्डर ट्रांजेक्शन क्या करेगा? यंगर ट्रांजेक्शन को किल करके उसके रिसोर्सेज को ले लेगा, और 1 मिनट डिले के बाद वापस यंगर ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे उसी टाइम स्टैम्प पे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? और जैसे अपन ने ऊपर देखा, इसमें क्या भाई एक ट्रांजेक्शन आया और उसने रिसोर्सेज के बारे में मांगा जो कि ऑलरेडी कोई दूसरे ट्रांजेक्शन ने होल्ड किए हुए थे इन सम सॉर्ट ऑफ लॉक्ड। तो इस केस में DBMS ने ये दोनों के टाइम स्टैम्प चेक किया और बोला कि भाई जो ओल्डर है उसको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा जब तक वो रिसोर्सेज फ्री नहीं हो जाए एग्जीक्यूशन के लिए। बट बाउंड वेट स्कीम में क्या है? इसमें क्या है कि भाई जब ओल्डर ट्रांजेक्शन किसी रिसोर्सेज को मांग रहा है जो कि यंगर ट्रांजेक्शन होल्ड रखता है, तो ओल्डर ट्रांजेक्शन यंगर ट्रांजेक्शन को किल करके वो रिसोर्सेज लेगा और
जब वो उस ट्रांजेक्शन को किल कर देगा तो 1 मिनट डिले बाद जंगर ट्रांजेक्शन वापस स्टार्ट हो जाएगी और वो उसी सेम टाइम स्टैम्प पे स्टार्ट होगी। तो ये है बाउंड वेट स्कीम, समझ गए शेड्यूलिंग, जिससे आप इसको फिक्स कर सकते हो बाउंड वेट स्कीम से। अब आते हैं हम कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन पे। तो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है? इट एम्प्लाइज इंटरलिविंग एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी आप ये मान सकते हो भाई लोग कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो वो जो ये मान सकते हो कि भाई जितने भी ज़्यादा आप ऑपरेशंस जो एक ट्रांजेक्शन में प्रोसेस कर रहे हो, वो सारा जो मेंटेनेंस है, वो सारा जो भी काम है वो कॉन्करेंट, यानी एक के साथ जब आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को एक साथ काम कर रहे हो तो वो पूरा जो मेंटेनेंस उसका है वो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का काम है। इसका बेनिफिट क्या है? जैसे मेरी बात सुनो यार, जैसे आप अगर पैरेलल कंप्यूटिंग और नॉर्मल कंप्यूटिंग की बात करो तो देखो, आप अगर सीरियल कंप्यूटिंग करते हो तो जैसे आपने एक कंप्यूटेशन किया फिर दूसरा, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। बट कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन मतलब क्या है कि आप एक के साथ दूसरे ट्रांजेक्शन्स को एक साथ चलाते जा रहे हो, यानी एक के साथ और ट्रांजेक्शन्स भी आप साथ में चला रहे हो। और इसका बेनिफिट क्या है? वेटिंग टाइम इंट्रोड्यूस होता है। वेटिंग टाइम जो है वो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। इम्प्रूव थ्रूपुट और रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये भी आपको देखने को मिलता है इधर। तो जो आपका बेनिफिट है वो क्या है? रिड्यूस द वेटिंग टाइम और इम्प्रूव्ड थ्रूपुट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो पहला यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है? वो आती है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम जो कि अपन WW कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं, तब होती है जब दो ट्रांजेक्शन्स जो होती है, ठीक है, अकर्स द सेम डेटाबेस आइटम एंड हैव देयर। अब देखो, इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं आपको इससे डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम मतलब WW कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई कि यहाँ पर मैंने पहले 1000 रुपीज़ मैंने रीड ऐसे 1000 किए थे ट्रांजेक्शन में, और यहाँ पर मैंने उसमें से 50 को माइनस करके 950 मेरे पास आ गए। अब 950 किए, लेकिन मैंने अभी तक इसको क्या नहीं किया है? मैंने इसको वापस कमिट नहीं किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर अपडेट वापस नहीं किया अभी तक, ठीक है। 950 ही किए मैंने, ठीक है, 950 ही यहाँ पर मैंने लिए हुए। अब यहाँ पर ये वापस किसको रीड करेगा? ये रीड कर लेगा अपने 1000 को, ठीक है। अब ये 1000 को रीड करेगा और नीचे यहाँ पर 110 मेरे पास ये दे दिया, और इसने कमिट क्या करा? यहाँ पर इसने कमिट कर लिया 950 को। तो भाई इसने 950 को यहाँ पर जब कमिट किया, तो लेकिन आप एक खुद चीज़ सोचो कि ये जो अपडेशन का लॉस नहीं हुआ मेरे पास, भाई जो मैंने यहाँ पर काम किया वो तो यहाँ आ ही नहीं रहा है, यानी अपडेशन का मेरे को लॉस हो गया क्लियरली। तो लॉस अपडेट प्रॉब्लम मतलब क्या है? ये WW कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? ये नॉर्मली तब आता है भाई, इट अकर्स व्हेन टू ट्रांजेक्शन अकर्स द सेम डेटाबेस आइटम हैव देयर ऑपरेशन इंटरलिव्ड इन अ वे दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ द डेटाबेस देम इनकरेक्ट। यानी यहाँ मैं क्या चाहता था? यहाँ वैल्यू क्या हो मेरे पास? मैं यहाँ पर चाह रहा था कि भाई यहाँ पर मेरी जो वैल्यू हो, ठीक है, यहाँ पर जो मेरी वैल्यू हो वो मैं 950 लूँ और उस 950 में 100 जोड़ूँ, तो मेरे को वैल्यू मिलनी क्या चाहिए थी? 1050 मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए था, जो मैं चाह रहा था यहाँ पर आए। लेकिन आया क्या? ये वाला 950। और ये क्यों आया? ये रीज़न क्या था इसके आने का? इसके आने का रीज़न ये था भाई कि यहाँ पर अपन उसको कभी कमिट ही नहीं किया, मतलब अब ये मान सकते हो अपन उसको कभी सेव ही नहीं किया। तो इसको अपन बोलते हैं अपडेट इज़ लॉस और लॉस अपडेट प्रॉब्लम, जिसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं जो W है वो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसने 950 रीड नहीं करके 1000 को रीड किया और मेरा आंसर ये आया, जिसमें मेरा आंसर ये आना चाहिए था, समझ गए। तो ये अपने लॉस अपडेट प्रॉब्लम होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं टेम्पररी अपडेट प्रॉब्लम। इसको अपन बोलते हैं WR कॉन्फ्लिक्ट, ये इसको अपन डर्टी रीड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अकर्स व्हेन वन ट्रांजेक्शन अपडेट्स अ डेटाबेस आइटम एंड देन द ट्रांजेक्शन फेल्स बट इट्स अपडेट इज रीड बाय सम अदर ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखो, यहाँ पर मेरे पास वापस 100 रुपये थे और यहाँ मेरे पास ए के अंदर मैंने 20 रुपये जोड़े तो 120 हो गए मेरे, और यहाँ मैंने WA लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये WA लगा दिया और इसके बाद अगर ये ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, अगर मेरे पास ये ट्रांजेक्शन होता है जैसे अब मैं क्या लगूँगा? R है। अब नई वैल्यू इसकी क्या है? 120 हो गई, इसमें 10 जोड़ा 130 हो गई, तो ये मेरा 130 हो गया। और इसने वहाँ पर क्या किया? वापस WB को रीड करा और कमिट इसने 130 कर दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर क्या हुआ भाई? यहाँ पर एक हो गया सिस्टम फेलियर, ठीक है। तो सिस्टम फेलियर हुआ तो उसने क्या किया? पूरे के पूरे चेंजेस को रोल बैक कर दिया वापस, पूरे के पूरे चेंजेस को रोल बैक कर दिया, जिसकी वजह से मैं यार नहीं चाह रहा था कि भाई मेरी जो वैल्यू रीड हो वो ये हो, ठीक है। जैसे यार देखो, सबसे पहले क्या हुआ? अपन ने जो RA था उसकी वैल्यू पहले 100 रुपये थी और A के अंदर अपन ने क्या करा? उसमें 20 और जुड़ाया कि 120 बनाया उसको, और WA से वो मैंने क्या कर दी कि भाई मैंने उसको बता दिया कि अब A की जो नई वैल्यू है वो क्या है? 120 है, 120 है। अब देखो उसके बाद मैंने क्या किया? वापस RA की बात की,
तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू मेरी क्या हो गई 120 हो गई, 120 मेरी यहाँ पर आर ए की वैल्यू हो गई। फिर मैंने इसके अंदर 10 और जोड़ के 130 करा, फिर मैंने उसको भी क्या किया डब्ल्यू ए किया, यानी उसको भी मैंने फाइनलाइज किया। बट उस केस में अब क्या हो सकता था कि यहाँ आर बी के बाद कोई चेंजेस वो करता, लेकिन यहाँ पावर फेलियर आ गया जिसकी वजह से पूरा चेंज रिवर्ट बैक हो गया और जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वही ओरिजिनल वैल्यू उसकी हो गई आर बी की। अब आर बी का कोई क्या पता आगे कुछ रोल होता, बट वो पावर फेलियर की वजह से हो गया, तो कमिट 130 हो गया, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था भाई कि मेरे यहाँ पर 120 नहीं आए, मैं चाह रहा था कि मैं ये चीज़ चाह रहा था भाई कि यहाँ पर मैं ये 100 को ही रीड करें और यहाँ जो मेरा हो ये प्रॉपर 110 रुपये ही हो, और जो मेरा फाइनल आंसर को मैं कमिट करना चाह रहा था वो 110 ही करना चाह रहा था, बट वो कमिट क्या हो गया, वो कमिट हो गया यहाँ पर 130, जो कि अगेन यहाँ पर एक दिक्कत दे दिया। इसको अपन बोलते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड प्रॉब्लम मतलब क्या, WR कॉन्फ्लिक्ट होता है तभी आती है, और जब WW कॉन्फ्लिक्ट होता है तब लॉस अपडेट प्रॉब्लम आती है, समझ गए। इट अकर्स व्हेन वन ट्रांजैक्शन अपडेट्स अ डेटाबेस आइटम एंड देन द ट्रांजैक्शन फेल, यानी एक बार अपडेट करने देने के बाद, जैसे यहाँ पर देखो, जब मैं एक बार अपडेट डेटाबेस में कर चुका हूँ यहाँ पर और उसके बाद मेरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। अपडेट करने के बाद मेरा ट्रांजैक्शन अगर फेल हो जाता है, बट इट अपडेट इज रीड बाय सम अदर ट्रांजैक्शन, यानी इस अपडेट को कोई और ही ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है आपका WR कॉन्फ्लिक्ट। यानी एक बार डेटाबेस में चेंज करने के बाद अगर मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो उसके बाद भी अगर कोई और ट्रांजैक्शन उसकी वैल्यू को रीड आउट कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, WR कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, समझ गए। अब आता है अनरिपीटेबल रीड, जिसको अपन बोलते हैं WR कॉन्फ्लिक्ट। पहले ठीक है, यहाँ अपन ने क्या देखा, WR कॉन्फ्लिक्ट, इसको भी अपन WR कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। अनरिपीटेड रीड ये क्या करता है, if a transaction Ti reads an item value time and the item is changed by other transaction Tj in between two read operation, hence Ti receive different value for the two read operation at the same time। इसका मतलब क्या है कि इस समय देखो दो ऑपरेशन यहाँ पर आ गए, यानी रीड करने के बाद ये देखो दो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करने वाले आ गए। तो भाई क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, सबसे पहले यहाँ 1000 था, तो 1000 के बाद यहाँ क्या करा मैंने 2000 उसमें जोड़ के 3000 हो गए, ठीक है, 2000 यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 करने के बाद मैंने राइट कर दिया, तो यहाँ पर मेरा जो मेरा यहाँ रीड करूँगा तो यहाँ मेरे पास क्या आंसर आएगा, 3000 आंसर आएगा, 3000 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों ऑपरेशन साथ में हो रहे तो क्या होगा, 3000 माइनस 2000 यानी 1000 यहाँ पर आंसर आया, 1000 आंसर। यानी क्या हो रहा है, इसमें दिक्कत हो गई ना भाई, आप खुद कंफ्यूज हो रहे होगे इस चीज़ को सुन के, क्योंकि देखो यहाँ पर ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली है, क्योंकि देखो क्या यहाँ मतलब क्या लिखा हुआ है, Ti रीड्स द आइटम वैल्यू टाइम एंड देन आइटम इज चेंज बाय अनदर ट्रांजैक्शन Tj इन बिटवीन द टू रीड ऑपरेशन। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर दो रीड ऑपरेशन लग रहे हैं। देखो मेरे ढंग से बात सुनना, दो रीड ऑपरेशन के बीच में अगर एकदम से ट्रांजैक्शन बदल दी जाए, जैसे यहाँ पर मैं माइनस 2000 कर दूँ या प्लस 2000 कर दूँ, दो बार ट्रांजैक्शन बदल दी जाए, तो ये जो है ये अनरिपीटेबल रीड और WR कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आएगा। एंड जो है वो है इनकरेक्ट सेंसरी प्रॉब्लम, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। इसका मतलब कि अगर मेरा सम 0 है उसको मैं रीड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सम में मैंने +a किया, ठीक है, यानी मेरा जो 0 था उसमें पहले अगर अब यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ वैल्यू सपोज a की वैल्यू यहाँ 100 दी हुई है, फिर मैंने यहाँ पर भी 300 मेरे सम की वैल्यू थी, ठीक है। तो अब इसकी ये जो दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, इतनी देर से हम जो बात कर रहे हैं कि जो लास्ट में अपन एंड में जो समरी लिख रहे हैं ना WY वाली, उसमें एरर आ रही है। अब यानी जो एंडिंग समरी में अगर दिक्कत आ रही है तो वो इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम है, समझ गए। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल की। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ शेयर डेटाबेस। यानी शेयर डेटाबेस के अंदर अगर आप ट्रांजैक्शन के साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन को मैनेज करते हो, उनके प्रोसेस को मैनेज करते हो इन द शेयर डेटाबेस, तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। ये क्यों की जाती है, टू एंश्योर द सीरियबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के सीरियबिलिटी को एंश्योर करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन हो रहा है ट्रांजैक्शन में, उसको मैनेज करने के लिए कॉन्करेंसी कंट्रोल आते हैं, जो कि क्या करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन द शेयर्ड डेटाबेस टू एंश्योर सीरियलिजिबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। अब पर्पस क्या है कॉन्करेंसी कंट्रोल का, पर्पस ये है टू एनफोर्स आइसोलेशन, टू प्रिजर्व डेटा कंसिस्टेंसी, टू रिजॉल्व अपने RW और WW कॉन्फ्लिक्ट, समझ गए। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो मतलब जब आप एक के ज़्यादा जब ट्रांजैक्शन एक से ज़्यादा शेयर डेटाबेस में चल रहे हैं, तो सीरियलिजिबिलिटी जो है उसको इंश्योर करने के लिए ट्रांजैक्शन की हम कॉन्करेंसी कंट्रोल को एनफोर्स करते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है, पहला टू एनफोर्स आइसोलेशन, टू प्रिजर्व डेटाबेस कंसिस्टेंसी और टू रिजॉल्व RW और WW कॉन्फ्लिक्ट्स,
टाइप्स ऑफ लॉग क्या है, आप ये समझ सकते हो कि अब लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल अपन इसमें पहला जो है प्रोटोकॉल वो लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, जिसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आप ये मान सकते हो लॉक्स का यूज़ करते हैं। दो तरीके के लॉक का हम यूज़ करते हैं, जिसका पहला लॉक है शेयर्ड लॉक और एक है एक्सक्लूसिव लॉक। जो शेयर्ड लॉक है वो केवल रीड कर सकता है डेटा आइटम को, उसकी वैल्यूज़ को या डेटा की जो भी वैल्यूज़ उसको रीड कर सकता है, बट जो एक्सक्लूसिव लॉक है वो केवल रीड कर सकता है और राइट दोनों कर सकता है। तो एक्सक्लूसिव लॉक जो है वो रीड राइट दोनों कर सकता है और शेयर्ड लॉक केवल रीड कर सकता है किसको, डेटा की जो आइटम की वैल्यू को। तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल गारंटीज द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ अ डेटा आइटम टू अ करंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी ये क्या गारंटी करता है, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ डेटा आइटम टू अ करंट ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है, पहले डेटा आइटम को एक्सेस करता है, फिर वहाँ लॉक लगा देता है, और जब तक वो ट्रांजेक्शन पूरी हुई हो वो लॉक को रिलीज नहीं करता है। एक बार जब ट्रांजेक्शन पूरी हो जाती है वो लॉक को रिलीज कर देता है, और इसमें ऑल डेटा आइटम मस्ट एक्सेस्ड टू अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर। यानी जितने भी डेटा आइटम्स हैं वो कैसे एक्सेस किए जाते हैं, इन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर। तो पहला क्या है, इट एंश्योर्स, आप ये मान सकते हो, गारंटीज द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ, वापस सुन लो, इट गारंटीज द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ डेटा आइटम टू अ करंट ट्रांजेक्शन, सबसे पहला। और दूसरा, पहले ये डेटा आइटम्स को एक्सेस करता है और वहाँ पर लॉक मार देता है, और जब तक ट्रांजेक्शन पूरी नहीं होती लॉक को रिलीज नहीं करता। और जब एक बार सारे डेटा आइटम्स, ये क्या करता है, ऑल डेटा आइटम्स जब तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में नहीं आ जाते, ये डेटा आइटम्स को एक्सेस करेगा, ताला मारेगा, ट्रांजेक्शन पूरी करेगा और फिर उस ट्रांजेक्शन को रिलीज कर देगा। तो ये आपका होता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर आपके पास दो ट्रांजेक्शन है, अगर दोनों ही आप ये मान सकते हो कि एस लॉक, अगर वो दोनों ही एस लॉक के अंदर है तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली होगी। लेकिन अगर एक में भी, किसी में भी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आप ये मान सकते हो एक्सक्लूसिव लॉक का एक में भी इंटरवीन है तो वो ट्रांजेक्शन सारी फॉल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दोनों शेयर्ड लॉक थे तो काम हो गया, बट यहाँ पर देखो एक भी आपका ये था ना एक्सक्लूसिव, उसकी वजह से क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। समझ गए? Note, any number of transaction can hold shared lock on an item, but exclusive lock can hold only one transaction at time। यानी shared lock में एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक टाइम पे हो सकते हैं, बट एक्सक्लूसिव लॉक में क्या होता है, हमेशा एक टाइप का ट्रांजेक्शन होता है एक समय। समझ गए? कंपैरिजन ऑफ लॉक के बारे में अगर मैं बात करूँ, कन्वर्जन की, अगर अपग्रेडिंग करना है यानी शेयर्ड लॉक को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दोगे और डाउनग्रेडिंग में एक्सक्लूसिव को शेयर्ड लॉक में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, अब आता है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है गाइज, इसमें बेसिकली इट इज़ यूज टू ऑर्डर द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करके अपन क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को ऑर्डर करते हैं, और इसको किस में ऑर्डर किया जाता है, इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांजेक्शन क्रिएशन। इसमें प्रायोरिटी ऑफ ओल्डर ट्रांजेक्शन हायर होती है, इसलिए वो सबसे पहले होता है। और इसके अंदर हम क्या डिटरमाइन करते हैं, टाइम स्टैम्प को डिटरमाइन करते हैं, किसको यूज़ करके, सिस्टम क्लॉक को यूज़ करके या लॉजिकल काउंटर को यूज़ करके। और तो और ये क्या करता है, टाइम स्टैम्प ऑफ लास्ट रीड और राइट ऑपरेशन को भी मेंटेन रखता है। तो अपन का इसमें टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में क्या पॉइंट्स हो जाते हैं मेजर, कि भाई ये क्या करता है, ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प को ये क्या करता है, मॉनिटर करने के लिए काम आता है। और ये ट्रांजेक्शन्स को किस में, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देता है। फ्रॉम प्रायोरिटी सी क्या होती है, ट्रांजेक्शन फ्रॉम हायर, जो हायर ट्रांजेक्शन, जो हायर प्रायोरिटी वाली ट्रांजेक्शन है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। और ये क्या करता है, टाइम स्टैम्प को डिटरमाइन करता है यूजिंग सिस्टम टाइम या लॉजिकल काउंटर को यूज़ करके। समझ में आ गया? और इसमें दोनों लास्ट रीड और राइट ऑपरेशन की जो टाइम स्टैम्पिंग होती है वो होती है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, पहला, इट एंश्योर्स द सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, यूजिंग प्रेसिडेंस ग्राफ को यूज़ करके सीरियलाइजेबिलिटी को ये इंश्योर करता है। डेडलॉक से फ्रीडम ये देने की पूरी कोशिश करता है, डेडलॉक से फ्रीडम दे देता है, बिकॉज इसमें कोई ट्रांजेक्शन वेट ही नहीं करती, टाइम स्टैम्प बेस्ड है। बट शेड्यूल मे और मे नॉट बी रिकवरेबल फॉर मैनी इन द कैस्केड फ्री। यानी अब ये मान सकते हो शेड्यूल जो होता है वो मे बी नॉट रिकवरेबल नहीं हो, और ऑल्सो वो कैस्केड फ्री भी ना हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो इस चीज़ को ध्यान थोड़ा दिमाग में रखना कि ये डेडलॉक से तो फ्री देता है, बट हो सकता है कि ये रिकवरेबल नहीं हो। ठीक है, और इसमें जो है ये सीरियलेबिलिटी को भी बना के रखता है यूजिंग इट्स प्रेसिडेंस ग्राफ। समझ गए? अब आता है वैलिडेशन डेटा कंट्रोल। तो ये सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन के 3 फेज होते हैं, रीड फेज, वैलिडेशन फेज और राइट फेज। जो आपका रीड फेज है, ठीक है, जो आपका रीड फेज है वो क्या करता है, इधर क्या होता है, बेसिकली ट्रांजेक्शन को रीड किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। समझ में आ गया? और उसको लोकल वेरिएबल में स्टोर कर दो, और फिर उस लोकल वेरिएबल के ऊपर राइट ऑपरेशन है, जो भी तुम्हें करना हो तुम कर सकते हो। यानी मेजर चीज़ क्या है, यहाँ रीड फेज में ट्रांजेक्शन को रीड किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और उस रीड करने के बाद उसको किसी लोकल डेटा स्टोरेज वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। वैलिडेशन फेज में क्या करते हैं, हम ये चीज़ वैलिडेट करते हैं उस ट्रांजेक्शन को। यहाँ पर क्या करते हैं, वो जो उसका टेम्पोररी वेरिएबल वैल्यू है उसको अपन क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट द एक्चुअल डेटा टू सी इफ इट इज़ वैलिडेटली, क्या ये सीरियलेबिलिटी को वैलिडेट करता है। तो हम उसको वैलिडेशन फेज में क्या करते हैं, वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरा जो टेम्पोररी वेरिएबल की जो वैल्यू है क्या वो वैलिडेट कर रहा है उस डेटा को।
तो वैलिडेशन फेज में हम डेटा का वैलिडेशन पे ही काम करेंगे, ऑफकोर्स सी बात है। राइट फेज में हम क्या करते हैं, अब जो वैलिडेशन ट्रांजेक्शन है ना, जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी वैलिडेट हो चुके हैं उसको भी वापस वैलिडेट करते हैं, ठीक है, और उसको डेटाबेस और सिस्टम में डाल देते हैं फॉर रोल बैक एंड ऑल, समझ गए। अब देखो जो वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल है ना, उसमें टाइम स्टैम्प्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं वो देख लो एक बार। स्टार्ट यानी टी आई बेसिकली अभी मान सकते हो इट कंटेन्स द स्टार्टिंग, यानी ये अब ये मान सकते हो वैलिडेशन प्रोटोकॉल में टी आई यानी वो टाइम स्टैम्प जहाँ पर तुम्हारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई। वैलिडेशन टाइम स्टैम्प अब ये मान सकते हो ये वो टाइम स्टैम्प है जहाँ पर आपका रीड फेज खत्म हुआ, वैलिडेशन फेज स्टार्ट हुआ। फिनिश टाइम स्टैम्प यानी वो टाइम स्टैम्प जहाँ आपका पूरा ये जो वैलिडेशन प्रोटोकॉल है ये खत्म होता है, ठीक है। और वैलिडेशन का प्रोसेस यूज आप ये मान सकते हो जो यहाँ पर सीरियलाइजेबिलिटी होती है वो वैलिडेशन के प्रोसेस के समय आप ये मान सकते हो उस समय पता लगती है। एडवांस में आप सीरियलाइजेबिलिटी का पता नहीं लगा सकते, इसमें आपको जब तक वैलिडेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हो पता नहीं लगा सकते। वाइल एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजेक्शन इट एंश्योर्स द हाई डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी एंड लेस डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। वेयर एज अगर मैं ऊपर वापस बात करूँ तो मैंने आपको इसमें जो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो थे अपने टाइम स्टैम्पिंग में, तो मैंने आपको बता दिया कि ये भी सीरियलाइजेबिलिटी को प्रेसिडेंस ग्राफ को यूज़ करके पता लगाता है। ये जब तक वैलिडेशन नहीं होता है पता नहीं लगा सकता एडवांस में, ये वैलिडेशन के बाद ही पता लगाएगा। और वाइल एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन इट एंश्योर्स हाई डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी एंड लेस डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये आपका आई थिंक अब पूरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को बून ऑफ DBMS सीरीज़ के अंदर। अगर कोई टॉपिक लगा हो कि बहुत ज़्यादा फास्ट निकल गया, कमेंट में लिखना, हम ट्राई करते हैं उसके ऊपर आगे किसी अच्छे दिन और वीडियो लाने की। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइज मेरे को, तो मतलब पर्सनली बोलूँ तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा बून ऑफ मशीन लर्निंग के इस एपिसोड में। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और एपिसोड में कोई नई सीरीज़ के साथ और कुछ नए मस्ती के साथ, कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। बहुत बहुत मज़ा आया। यू आर ऑलवेज बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी वेरी सून। तब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो अगर आपको ऐसी सीरीज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स पे पसंद है तो। टिल देन दिस इज हर्षवर्धन, बी ऑसम, बी ग्रेट, सी या।